1 प्लस पाई ओवर सिग्मा। इसका मतलब क्या है बेटा, पाई क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कि भैया इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं। अल्कली मेटल क्या बना सकते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना सकते हैं, हैलोजन से रिएक्ट करके हैलाइड बना सकते हैं। जब एक एलिमेंट दो अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करे उसको बोलते हैं उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म। जैसे कार्बन होता है, कार्बन मेरा क्या करता है, डायमंड की फॉर्म में भी मिलता है और ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है। किसी की भी बात कर लो कि भैया टिन ने डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट किया, ये बना सोडियम स्टैनेट और H2 गैस। टिन ने डाइल्यूट HCl से रिएक्ट किया और क्या बना बेटा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। तो बेटा मैं पुनीत राणा आप सबका स्वागत करता हूं आज एक नए चैप्टर के अंदर। तो बेटा आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे कौन से चैप्टर की, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड की। तो बेटा ये चैप्टर है बड़ा ही आसान चैप्टर। इसके अंदर बेटा तुम्हें कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। बेसिकली ये चैप्टर तुम्हारी मेमोरी पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि भैया इसके अंदर हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और यहां से बड़ा ही आसान क्वेश्चन आता है। आसान किस सेंस में, अगर आपको सारा डाटा पता है, अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन पता है तो क्वेश्चन बड़ा ही इजी होने वाला है यहां से। ठीक है, तो बेटा मैंने इस चैप्टर के लिए स्पेशल स्लाइड्स तैयार कर ली हैं। जो तुम्हें जितना भी डाटा होगा ना, मतलब नोट्स बनाने होंगे, वो तुम वहां से आसानी से बना लोगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी बातें मैं बोलूंगा उसको बड़े ही ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ये बोलते हैं ना कि बेटा ये चैप्टर याद करने वाला है, मेमोराइज करने वाला है, तो बच्चों के दिमाग में क्या जाता है कि सर हम तो ठीक है बाद में ही देखेंगे, इसे अभी हम नोट्स बना लेते हैं, आप क्या बोल रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है आप लोगों की। क्यों गलती होती है? क्योंकि बेटा अगर सुनोगे तो कुछ चीजें तो वैसे ही दिमाग में तुम्हारे बैठ जाएंगी। अगर ये चैप्टर सिर्फ होता ही ऐसे कि आप नोट्स बना लो और खुद ब खुद पढ़ लेते तो हमें ये करवाने की जरूरत ही ना पड़ती। बेटा तुम्हें सारी पीपीटी बना के देता, PDF फाइल अपलोड होती और तुम देख लेते वहां से, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो भी मैं यहाँ पे तुम्हें बातें बताने वाला हूँ बहुत ही बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, हर एक टीचर बताता है जी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत ही बेसिक चीजों से मैं तुम्हें इस चैप्टर को बताऊंगा। वो छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जो शायद तुम्हें पता भी होंगी, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनिएगा। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूं बेटा, एक टॉपिक था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, वो जो चीज रह गई मुझसे वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं तुमसे। ठीक है, मुझे लगा कि ठीक है उसको बाद में कभी, लेकिन वो साथ की साथ हो जाए तो बढ़िया है। वो मेरे दिमाग से स्किप कर गया, कैसे कर गया मुझे भी नहीं पता। ठीक, लेकिन मैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए उसके क्वेश्चंस अगर तुम्हें मिलते हैं। ठीक, तो भैया क्या है टॉपिक, क्या है जरा ढंग से सुनिएगा। भैया हमने बॉन्ड ऑर्डर की बातें की थी। किसकी बातें की थी बेटा? बॉन्ड ऑर्डर की बातें की थी। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? हाफ NB माइनस NAB। और एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने तुम्हें बता दी थी बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी और ये फॉर्मूला भी बताया था। अब बेटा तुमसे वो कई बार ऐसे कंपाउंड या ऐसी स्पीसीज के अंदर बॉन्ड ऑर्डर पूछता है जहां पर रेजोनेंस पॉसिबल होती है। जैसे जैसे एग्जांपल से बताता हूं, एग्जांपल लेता हूं जी। मैंने कहा मेरे पास CO3 2 माइनस है, तो बताइए इस CO3 2 माइनस में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बन रहा है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना जी। CO3 2 माइनस में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तुम्हें ये चीज निकालनी है। बात समझ में? ठीक, तो बेटा मैं सीधा सीधा तरीका बता रहा हूं, तुम्हें कुछ नहीं बता रहा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ये करो वो करो फलाना करो ढिमकाना करो, बिल्कुल बात नहीं करूंगा। हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे यहां पे जहां से तुम्हारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। आई बात समझ में? तो कैसे सॉल्व करना है जी, देखो सबसे पहले तुम्हें CO3 2 माइनस की स्ट्रक्चर बनानी है। तो अगर तुम इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके की बनेगी जी। बोलो, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर तुम्हें बनानी सिखाई हुई है मैंने।
कार्बोनेट आयन की। ठीक, तो अब यहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका कहां पे, ऐसे स्पीसीज के अंदर जहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है। अब रेजोनेंस यहां पे हो सकते हैं ना, और इतना मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि ऑर्गेनिक के अंदर आपको रेजोनेंस बताई गई होगी, तो आप ये आसानी से पहचान सकते हैं कहां पे रेजोनेंस होती है, कहां पे नहीं होती है। ठीक, या फिर मैं सीधा सीधा कहूं, भैया बॉन्ड ऑर्डर मैंने तुम्हें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बताया था। वो डायटोमिक मॉलिक्यूल होमोडायटोमिक भी हो सकता था और हेट्रोडायटोमिक भी हो सकता था। उसके लिए तो ट्रिक मैंने तुम्हें बताई थी, ये वाला फॉर्मूला लगता था। लेकिन ये जो स्पीसीज है, ये क्या बेटा, इसमें तो 2 से ज्यादा एटम है ना। क्या है, 2 से ज्यादा एटम्स हैं। तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। और फॉर्मूला क्या है, वो है 1 प्लस 1 प्लस पाई ओवर सिग्मा। ये फॉर्मूला है जी तुम्हारा किस चीज का, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। ठीक, 1 प्लस पाई ओवर सिग्मा। इसका मतलब क्या है बेटा, पाई क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कि भैया इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा क्या है बेटा, कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं हमारे पास। तो यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं तो क्या आएगा बेटा, आप कहोगे सर 1 प्लस पाई बॉन्ड 1 है और सिग्मा बॉन्ड 3 है सर। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3 प्लस, तो ये आ जाएगा 4/3। कितना आ गया बेटा हमारे पास, ये आ गया 4/3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितने पे जाएगा, 1.33 हो जाएगा, बोलो ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 1.33। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे पास ये कार्बोनेट आयन है और यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना बेटा, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1.33 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1.33 आ रहा है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। ऐसे ही अगर मुझसे कोई कहता कि सल्फेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो सल्फेट आयन की स्ट्रक्चर क्या होती है, आप कहोगे सर ये वाली होती है, ये हमें पता है, इस तरीके से होती है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। तो 1 प्लस कितने पाई बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड है सर, 2। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो ये 4। तो इसको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा, 6/4 आएगा। कितना आ जाएगा जी हमारे पास, 6/4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा जी बोलो, ये आएगा 1.5 आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि सल्फेट आयन के अंदर जो एक सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है, कोई भी सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड लो, चाहे ये वाला लूं, ये वाला लूं, ये वाला लूं, ये वाला लूं, तो वहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा, 1.5 आएगा। ये मैंने सही कैलकुलेट किया ना, देख लेना, 4 एकम 4, 2.5, ठीक है, 4 5 20। बोलो समझ में आई बात, क्लियर है जी ये चीज, इसमें तो किसी को कोई अब डाउट नहीं। ठीक, तो भैया इस तरीके से आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना होता है उन स्पीसीज के अंदर जहां पे मेरी रेजोनेंस पॉसिबल हो। ठीक है, तो वहां पे बेटा देखो, जो तरीका तुम्हें स्कूल में बताया जाता है ना, वो क्या बताया जाता है, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड बिटवीन एनी 2 एटम्स। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि तुम वहां पे कंफ्यूज करते हो। तो ये सबसे अच्छा मेथड है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो भैया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का एक ये वाला टॉपिक तुम्हारा रह गया था, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, अब एक तुम खुद कर लेना, ClO4-, यहाँ पे एक क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाना, पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाना, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाना, तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा घर का काम है। आई बात समझ में, क्लियर है। स्ट्रक्चर तो तुम ढूंढ भी सकते हो, अगर ना पता हो तुम्हें, स्ट्रक्चर तो तुम ये ढूंढ भी सकते हो नेट पे, बड़ा गूगल खेलते हो ना आप लोग, तो खेल लेना जी इसके साथ, स्ट्रक्चर निकालना और ये फिर फॉर्मूला लगाना। क्लियर है बात, चले आगे, चलो जी बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ठीक भैया सबसे पहले हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है, ये आप सबको पता है बेटा। जो हाइड्रोजन एलिमेंट है ना हमारा, पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है, जो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक, कहां पे रखते हैं बेटा, हम इसे एस ब्लॉक के ऊपर रखते हैं। तो देखो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये जनरल सी बातें हैं कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है। इसकी टाइप क्या बेटा, ये नॉन मेटल है,
इसका एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा, ये रहा 1.008, ये इसका एटॉमिक वेट दे दिया। अगर एक हाइड्रोजन एटम लेता हूं, क्या लेता हूं बेटा, एक हाइड्रोजन एटम, तो उसमें क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा और 0 न्यूट्रॉन होंगे। किसकी बात करें बेटा, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन में भी क्या, प्रोटियम की, क्योंकि आपको पता है ना हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। जो हमने पीरियोडिक टेबल में रखा हुआ ना वो प्रोटियम रखा हुआ है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वहां ड्यूटेरियम में ट्रिटियम क्यों नहीं रखा। भैया अगर एक एलिमेंट के बहुत सारी आइसोटॉपिक फॉर्म हो तो हम सबसे ज्यादा, हम पीरियोडिक टेबल में वो वाली आइसोटॉपिक फॉर्म रखते हैं जो सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं, अबंडेंट फॉर्म में हमें मिलती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप में सबसे ज्यादा मिलने वाला आइसोटॉप कौन सा होता है, प्रोटियम होता है। तो ये प्रोटियम की बातें चल रही हैं मेरे पास कि हाइड्रोजन का एक एटम अगर मैं लूं तो उस एटम के अंदर क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन क्या होती है, कलरलेस और ऑर्डरलेस होती है, ये नॉन टॉक्सिक होती है, ये क्या होता है, सिंपल एफेक्साइंट होती है। अब देख लेना जी ये क्या होता है, ये तुम्हें ज्यादा पता होगा। ठीक है, दम घोटू होती है, ये लगा लो इसको। मेरे हिसाब से दम घोटू होता होगा इसका मतलब। ठीक है, हाईली फ्लेमेबल, बहुत जल्दी आग पकड़ती है जी हाइड्रोजन। ठीक है, हाईली फ्लेमेबल गैस होती है। जहां पे हाइड्रोजन होती है ना बेटा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, वहां पे कहते हैं अगर उसको थोड़ी सी भी चिंगारी मिल गई ना, थोड़ी सी भी चिंगारी मिल गई तो क्या करेगी, फटाक से क्या कर लेगी बेटा, आग पकड़ लेगी। तो ये क्या होती है, बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होती है और इसीलिए एक्सप्लोजिव होती है। ठीक है, इसके ऊपर मैं तुम्हें एक पॉइंट भी बताऊंगा लेकिन आगे चल के। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना बेटा तो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर तुम्हें मैं एक पॉइंट भी बताऊंगा। ठीक है, कि भाई इस फ्लेमेबल नेचर की वजह से हम जब हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं, आई बात समझ में। ठीक है, इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट एंड लाइटेस्ट गैस इन द पीरियोडिक टेबल। ये सबसे क्या है बेटा, हल्का एलिमेंट है। ठीक है, और सबसे हल्की गैस है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, इट्स पोजीशन इज नॉट फिक्स टिल नाउ, इट कैन बी प्लेस्ड इन फर्स्ट एज वेल एज 17th ग्रुप। इसके ऊपर हमें बात करनी है कि भैया आज तक भी हम हाइड्रोजन की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाए हैं। कहने का मतलब कि साइंटिस्टों के आज भी 2 गुट बटे हुए हैं, 2 भागों में बटे हुए हैं साइंटिस्ट। एक ग्रुप तो ये कहता है कि हाइड्रोजन को कहां रखो बेटा, फर्स्ट ग्रुप में रखो, मतलब अल्कली मेटल्स के साथ रखो। एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट क्या कहता है कि नहीं भैया हाइड्रोजन को कहां पे रखो, हेलोजन्स के साथ रखो, मतलब 17th ग्रुप के साथ रखो। तो आज तक इसकी पोजीशन को हम फिक्स नहीं कर पाए हैं। तो भैया अगर आप में काबिलियत है, आप में दम है, तो प्रूफ के साथ इसकी पोजीशन को फिक्स कर दो, नोबेल प्राइज मिल जाएगा, देख लो। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि सर एक ग्रुप ये क्यों कह रहा है कि इसको अल्कली मेटल के साथ रखो और एक ग्रुप ये क्यों कह रहा है कि इसको कहां पे रखो बेटा, हमारे पास हेलोजन के साथ रखो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन जो है ना बेटा वो क्या करता होगा, अल्कली मेटल के साथ भी सिमिलैरिटी शो कर रहा होगा और हेलोजन के साथ भी सिमिलैरिटी शो कर रहा होगा। तो कुछ क्या कहते हैं कि भैया ये अल्कली मेटल के साथ भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है तो यहां रखो इसे, और दूसरे ग्रुप वाले क्या कहते हैं, भैया ये सिमिलर प्रॉपर्टी तो हेलोजन के साथ भी शो करता है तो यहां पे रख दो। तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं क्या बेटा, रिजेंबलेंस विद अल्कली मेटल्स, कि भैया जो हमारा हाइड्रोजन है उसकी क्या क्या रिजेंबलेंस है किसके साथ, अल्कली मेटल के साथ, वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा, यहां पे पहला पॉइंट क्या बेटा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि भैया हाइड्रोजन देखो चाहे क्या देखो, कोई भी अल्कली मेटल देखो, सबकी लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक आता है। हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो क्या आती है, 1s1। कोई भी अल्कली मेटल ले लो, एम का मतलब अल्कली मेटल, तो उनकी क्या होती है, NS1 ही तो होती है। लिथियम की क्या हो जाएगी, 2s1, सोडियम की क्या हो जाएगी, 3s1। इसी तरीके से तो चलेगा भैया,
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो दोनों की सेम है, दोनों की आउटर मोस्ट सब शेल के अंदर क्या आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ही तो आ रहा है। तो पहली रिजेम्बलेंस तो ये हो गई। दूसरा क्या कहता है बेटा, हाइड्रोजन कैन फॉर्म, हाइड्रोजन कैन फॉर्म क्या, यूनी पॉजिटिव, यूनी पॉजिटिव आयन लाइक, लाइक अल्कली मेटल्स। कि भैया जो हमारे अल्कली मेटल है ना, जैसे वो यूनी पॉजिटिव आयन बनाते हैं वैसे ही हाइड्रोजन बनाता है। कैसे, आपको पता है बेटा, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो क्या बनेगा, Li+, सोडियम निकाल दे तो Na+, K+, Rb+ और Cesium+। तो ये सारे अल्कली मेटल क्या बना रहे हैं बेटा, अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो इनके ऊपर क्या बनेगा, एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब यूनी पॉजिटिव आयन बना रहे हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन भी तो क्या बना सकता है, H+ बना सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ही यहां से मैं निकाल दूं तो क्या बना लेगा, यूनी पॉजिटिव आयन बना लेगा। तो ये क्या होगी, इसकी दूसरी सिमिलैरिटी होगी कि हाइड्रोजन क्या कर सकता है बेटा, यूनी पॉजिटिव आयन बना सकता है वाया लूजिंग, वाया लूजिंग इट्स ओनली इलेक्ट्रॉन। समझ में आई, ठीक है सर। तीसरा क्या है बेटा, आगे लिख देता हूं, थर्ड पॉइंट क्या है बेटा इसका, इट फॉर्म, इट फॉर्म क्या, स्टेबल, स्टेबल ऑक्साइड, हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स लाइक अल्कली मेटल। कि भैया जैसे अल्कली मेटल क्या बना सकते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना सकते हैं, हेलोजन से रिएक्ट करके हैलाइड बना सकते हैं, और सल्फर से रिएक्ट करके सल्फाइड बना सकते हैं। सेम वैसे ही हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा, हेलोजन से रिएक्ट करके हैलाइड बनाएगा, और हमारा सल्फर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा जी, सल्फाइड बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो सोडियम ने क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड बनाया, हेलोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा, सोडियम हैलाइड बनाएगा, NaCl, NaBr, NaI, NaF, ठीक है, X क्या, कोई भी हेलोजन, या फिर क्या करेगा बेटा, सल्फर से रिएक्ट करके Na2S बना लेगा। सिमिलरली क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन भी तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, हेलोजन से रिएक्ट करके हैलाइड बनाता है, और हमारा सल्फर से रिएक्ट करके सल्फाइड बनाता है। तो ये सारी क्या है बेटा, सिमिलर प्रॉपर्टी है जो हाइड्रोजन शो करता है किसके साथ, अल्कली मेटल के साथ। और इन्हीं प्रॉपर्टी का हवाला देकर साइंटिस्ट क्या कहते हैं कुछ, कि भैया ये देखो ये सारी प्रॉपर्टी हमारी किससे मैच करती है, हाइड्रोजन की अल्कली मेटल से करती हैं, तो इसको अल्कली मेटल्स के साथ ही रखना चाहिए। ठीक है, तो फिर भैया दूसरा ग्रुप क्यों शांत बैठेगा, उन्होंने क्या गिनवाई बेटा, जो ये कह रहा है कि अल्कली मेटल के साथ रखो, सिमिलैरिटी। तो जो दूसरा ग्रुप है ना, जो उनके एंटी में बैठा हुआ है, जो अपोजिशन है हमारे पास, वो उठ के कहते कि भैया तुम तो सिमिलैरिटी तो बता रहे हो, लेकिन बहुत जगह पे डिफरेंस भी तो आता है। अब वो डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं बेटा, डिससिमिलैरिटी। डिससिमिलैरिटी किसके बीच में, बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स, एंड अल्कली मेटल्स। कि भैया इनके बीच में क्या क्या पॉइंट्स के बीच में डिससिमिलैरिटी है, जहां पे इनकी कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। पहला पॉइंट क्या है बेटा, हाइड्रोजन हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हाइड्रोजन की बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है, लगभग 13-12 किलो जूल पर मोल के, इतनी होती है। और भैया जो हमारे क्या होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं, देखो यहां पे लिख रहा हूं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। एक बात बताओ बेटा, टॉप टू बॉटम आने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, आप कहोगे सर डिक्रीज करेगी। क्या करेगी बेटा, डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सब के अंदर सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, लिथियम की होगी। लेकिन जब मैं लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी को भी कंपेयर करता हूं ना हाइड्रोजन से, तो वो बहुत कम होती है, लगभग मेरे ख्याल से जहां तो मुझे याद है 390 किलो जूल पर मोल है। हाइड्रोजन की देखो कितनी है बेटा, हजारों में, और इसकी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 390 किलो जूल।
तो भैया ये डिफरेंस आ गया। तो वो साइंटिस्ट जो दूसरे एंटी में बैठे हुए ना, वो कहते हैं कि भैया हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी तो बहुत ज्यादा होती है, अल्कली मेटल्स की तो इतनी होती ही नहीं है। तो ये कहां पे तुम इसके साथ रख दोगे? देखो ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, फिर अगला डिफरेंस क्या बोलते हैं वो? अगला डिफरेंस कहते हैं H+ आयन डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कि भैया H+ आयन हमारा क्या नहीं एग्जिस्ट कर सकता? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता नेचर में। जैसे हमारे अल्कली मेटल के आयन्स एग्जिस्ट कर लेते हैं, भैया तुम्हें Li+ आयन भी देखने को मिलेगा, Na+ आयन भी, K+B, Rb+B और Cesium+B। ये सारे आयन तुम्हें देखने को मिल सकते हैं नेचर में, लेकिन कभी भी H+ तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा जी। और ये जो H+ होता है ना, एक्चुअल में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा? ये वाटर के साथ कंबाइन कर जाता है, और वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है? H3O+ बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा? H3O+। तो एक्चुअल में जिसे आप हाइड्रोनियम आयन बोलते हो ना, वो ये होता है, लेकिन हम इसको दिखा ऐसे जरूर देते हैं H+। इस H+ का मतलब है जी, हम इसकी बात कर रहे हैं। H+ आयन कभी भी तुम्हें नेचर में नहीं मिलेगा, वो इस फॉर्म में मिलेगा। तुम्हें H+ आयन इस फॉर्म में मिलने वाला है जी, कभी भी अकेला H+ नहीं मिलेगा, मतलब वाटर के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा तुम्हें। तो साइंटिस्ट कहते कि जी ये क्या पंगा है? आप तो कह रहे हो सिमिलैरिटी, ये देखो ये तो हमें सारे नेचर में मिल जाते हैं अकेले, लेकिन H+ कभी भी अकेला नहीं मिलता। तो ये क्या है बेटा? डिसिमिलैरिटी वाले प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने पॉइंट बोला ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मेन में एक बार क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था बेटा? मेंस का बता रहा हूं। वहां पे लिखा हुआ था HXO4, HXO4 पॉजिटिव। ठीक है, वहां पे लिखा था जी फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। किस एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी यहां पे? ठीक है, तो भैया सॉल्यूशन क्या है जरा ध्यान से समझना। भैया याद ये रखना, H+ नेवर एग्जिस्ट क्या? इंडिपेंडेंटली। कभी भी ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। इट ऑलवेज ऑलवेज एग्जिस्ट विद वाटर। ये वाटर के साथ कंबाइन होके ही क्या करता है बेटा? एग्जिस्ट करता है। और कैसे एग्जिस्ट करेगा? ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जी, H+ इंटू H2O और ये N। बोलो हाँ जी, क्लियर हुई ये बात? ठीक है, इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये लिख सकता हूं H+ 2N, 2N 4 दूनी 8, 2N+1 O की पावर N, ON। ये हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये पॉजिटिव नहीं आएगा भैया, ये पॉजिटिव यहां पे नहीं आएगा। एक मिनट, ये पॉजिटिव यहां लगा देता हूं, ऑक्सीजन पे है। ये चीज बनेगी जी हमारे पास। ठीक है, अब देखो इस वाले फॉर्मूले को इससे कंपैरिजन करता हूं। यहाँ पे n की जगह क्या है बेटा? 4 है, तो मतलब n की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दूं? 4 पुट कर दूं, ये n है पूरा। अगर मैं n = 4 पुट करता हूं तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा? ये बनेगा 4 पुट करो H9O4+। तो यहां पे बोलो जी x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 9 हो गई है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आ चुका है। तुम्हें याद क्या रखना है? जो मेरे पास H+ है वो वाटर के साथ कंबाइन करके रहता है, और उस वाटर के साथ कंबाइन करने में क्या फॉर्मूला बनेगा? या तो इस फॉर्मूले को याद रख लूं, ठीक है, या फिर इसको मैंने एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया H2N+1 ON+। ठीक है, और इस फॉर्मूले पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है? मान लो मैंने तुम्हें कहा क्या H3O+, ठीक है,
या फिर मैं लिखूं क्या बेटा यहाँ पे H5O2 प्लस, या फिर मैंने लिखा H7O4 प्लस और एक लिखा H9O4 प्लस। मैंने ये ऑप्शन दे दिया, मान लो ABCD, और तुम्हें कहा जी बताओ इनमें से कौन सी फॉर्म हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है H प्लस की। इनमें से कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, यहां पे लिख देता हूं, विच फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सी नहीं करती। तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए जब कि जो H प्लस है भैया वो वोटर के साथ कंबाइन करके इस फॉर्म में रहता है। अगर मान लो n की वैल्यू 1 पुट करो, देखो दोनों से ही बता दूंगा तुम्हें, H2n प्लस 1 O की पावर n प्लस, किसी भी फॉर्मूले से देख लो। अब n की वैल्यू तुम्हें हर जगह पता है, अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 1 पुट करो क्या आएगा H3O प्लस, तो ये चीज बन जाएगी। जब मैंने यहाँ पे क्या किया, n की वैल्यू 1 पुट की इस फॉर्मूले के अंदर, तो ये चीज बनेगी। जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। बोलो n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 दूनी 4 और 1 5, तो H5O2 प्लस। अगर मैंने n की वैल्यू 4 पुट की तो क्या ये वाला फॉर्मूला बनेगा, पुट करके देखो, यहाँ पे 4 रखू तो 2 4 जा 8 प्लस 1 9, तो 9 आना चाहिए था, यहाँ पे तो क्या बेटा 7 है। तो ये वाली चीज तो पॉसिबल है नहीं, n इक्वल टू 4 पे ये पॉसिबल है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, H7O4 प्लस मेरा एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और यहां से समझ में आई बात, क्लियर है। तो भैया अभी तक हमने क्या देखा कि अल्कली मेटल के साथ उसकी क्या क्या रिजेंबलेंस थी हाइड्रोजन की, और क्या क्या डिसिमिलैरिटी थी। आई बात समझ में। अब बात कर लेते हैं दूसरे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट की, जो ये कहते हैं कि हाइड्रोजन को कहां पे रखो बेटा, उसे 17th ग्रुप के साथ रखो, हेलोजन के साथ रखो। तो भैया वो क्या करेंगे, अब कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स बोलेंगे ना कि भैया ये प्रॉपर्टी सिमिलर है हाइड्रोजन और हेलोजन की, इसलिए यहां पे रखो। फिर दूसरे ग्रुप वाले खड़े होंगे कि भैया नहीं, ये देखो यहाँ पे डिसिमिलैरिटी आ गई है। ठीक है, तो पहले किसकी बात करते हैं बेटा, सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं। सिमिलैरिटी क्या, बिटवीन किसके बीच में बेटा, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ठीक है, तो पहली सिमिलैरिटी क्या है बेटा, बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ठीक है, नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कि भैया चाहे हाइड्रोजन की बात करो चाहे किसी हेलोजन की बात करो, दोनों ही एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या कर लेंगे, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे। अगर मैंने हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बनेगा बेटा, H माइनस बनेगा। इस टाइम पे इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, मतलब क्या हो चुका है, 1s2 हो चुका है। तो ये 1s2 किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, हीलियम की तो होती है। ऐसी फ्लोरीन की बात कर लो, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बनेगा, F माइनस बनेगा। यहां पे भी क्या हो चुका है बेटा, इसके आउटर मोस्ट के अंदर बात कर रहा हूं, P के अंदर, तो इसके 2p के अंदर कितने हो चुके हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो ये 2p6 किसके अंदर आती है बेटा, नियॉन के अंदर आते हैं। तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली। तो भैया वो साइंटिस्ट जो ये कहते हैं कि इसे 17th ग्रुप के साथ रखो, तो पहला रीजन क्या देते हैं कि भैया दोनों चाहे हाइड्रोजन की बात करो चाहे हेलोजन की बात करो, तो क्या चाहिए इन्हें बेटा, इन्हें क्या चाहिए जी, हमारे पास इन्हें चाहिए जी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये क्या कर लेंगे, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे। पहला पॉइंट समझ में है सिमिलैरिटी का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, दे कैन फॉर्म क्या, यूनी नेगेटिव आयन। भैया एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हाइड्रोजन भी क्या बना लेता है, H माइनस बना लेता है। अगर कोई भी हेलोजन लो वो भी एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बना लेता है, X माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या कर लेते हैं,
यूनी नेगेटिव आयन बना लेते हैं, तो हाइड्रोजन भी बना सकता है और हमारा हेलोजन भी बना सकते हैं। जब H के ऊपर नेगेटिव आए ना बेटा, तब इसको हम क्या बोलते हैं, ये याद रखिएगा, तब हम इसे बोलते हैं हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? हाइड्राइड आयन बोलते हैं जी हम। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिमिलर क्या बेटा? बोथ हेलोजन एंड हाइड्रोजन हैव हाई वैल्यू ऑफ क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। हाइड्रोजन की बात करो चाहे किसी हेलोजन की बात करो, सबकी क्या है बेटा? हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है। मतलब सबकी क्या आती है बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है। तो साइंटिस्ट कहते हैं देखो जी, इसकी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई है जैसे हेलोजन्स की होती है, तो ये भी प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलर है। तो ये तीन प्रॉपर्टी गिनवा के वो क्या कहते हैं कि भैया इसको कहां पे रखो? 17th ग्रुप में रखो, हेलोजन के साथ रखो। तो भैया ये बात सहन कैसे होगी जी दूसरे ग्रुप वालों को? तो अब वो खड़े हो गए, वो कहते हैं जी तुमने तो क्या गिनवाई? सिमिलैरिटी। हम गिनवाते हैं कि इसकी क्या क्या डिसिमिलैरिटी है। तो वो दूसरे ग्रुप वाले क्या करते हैं? अब डिसिमिलैरिटी गिनवाते हैं। तो वो डिसिमिलैरिटी क्या है बेटा? अब क्या देख रहे हैं हम? डिसिमिलैरिटी विद क्या? हेलोजन्स। तो पहली डिसिमिलैरिटी क्या है बेटा? हेलोजन्स आर क्या? मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। क्या भैया हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव होती हैं किससे? हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। मतलब हाइड्रोजन इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है जितना हेलोजन होती है। कहते हैं जी ये क्या? इसकी डिसिमिलैरिटी है। हेलोजन तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव, लेकिन हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कम होती है। तो कहते हैं जी ये पहला पॉइंट हो गया डिसिमिलैरिटी। दूसरा क्या कहते हैं? हेलोजन हैव हाई वैल्यू ऑफ क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि भैया हेलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की क्या होती है? कम होती है। तो कहता जी ये दो पॉइंट क्या है? डिसिमिलैरिटी के हैं। यहाँ पे तो प्रॉपर्टी मैच ही नहीं करती। एक तो रिएक्टिविटी कम हाइड्रोजन की, हेलोजन्स की ज्यादा। दूसरा हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और हमारे पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। तो कहता जी ये प्रॉपर्टी तो मैच ही नहीं करती, तो हम इसे नहीं रख सकते। तो भैया इसी तरीके से दो गुटों में लड़ाई चल रही है आज तक भी कोई ये नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन को कहां रखे। क्योंकि भैया हाइड्रोजन क्या है? बड़ा शरारती है। बताया था ना, नोटोरियस एलिमेंट है जी हमारे पास। ये क्या करता है? अल्कली मेटल से भी प्रॉपर्टी मिलती जुलती दिखाता है और हेलोजन से भी। कुछ प्रॉपर्टी में ये डिफरेंट है किससे? अल्कली मेटल से भी और हेलोजन से भी। तो भैया अब समझ में ही नहीं आता ये किसकी तरह है। ये छलिया है, बड़ा छलता रहता है जी। और साइंटिस्टों को आज तक इसने पागल बनाया हुआ है। आई बात समझ में? ठीक है। तो भैया ये सारी क्या थी? इसकी सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी विद अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा एक पॉइंट और रह गया, मुझे अभी याद आया। एक और बेटा प्रॉपर्टी सिमिलर होती है क्या? बोथ हेलोजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर डायटोमिक इन नेचर। क्या? डायटोमिक इन नेचर। कि भैया हाइड्रोजन हमें किस फॉर्म में मिलती है बेटा? H2 की फॉर्म में मिलती है नेचर में। और जितनी भी हेलोजन है वो भी क्या मिलती है? डायटोमिक फॉर्म में F2 Cl2 Br2 I2 की फॉर्म में मिलती है। तो ये भी क्या? एक प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी है। अब कुछ बच्चों का ना दिमाग तेज चलता है यहाँ पे। क्या चलता है कि सर हेलोजन के साथ तो चार चार प्रॉपर्टी सिमिलर है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसके साथ बेटा? जब हम बात करते हैं भैया किसके साथ? अल्कली मेटल के साथ, तो वहां पे तो सिर्फ तीन प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही हैं। तो बोला सर जहां पे ज्यादा प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही हैं उसके साथ रख दो। नहीं भैया ऐसे साइंस काम नहीं करती है। साइंस तो क्या मांगती है? प्रूफ मांगती है कि भैया अगर आपने ये चीज बोली है तो उसका तो बहुत ही तगड़ा प्रूफ होना चाहिए। अब ये नहीं है कि इससे एक प्रॉपर्टी मिल रही है, इससे दो मिल रही है तो दो वाली के साथ रख दो। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई ठोस प्रूफ होना चाहिए जी कि हाँ इधर रख रहा हूं तो भैया ये कारण है, इसको तो कोई काट ही नहीं सकता। तो वो होना चाहिए। तो ये दिमाग मत लगाना जी अपना। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं।
तो भैया तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि भैया आज तक हम इसकी पोजीशन को क्यों नहीं बता पाए। ठीक है, तो ये था जी पहला टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं जी, टाइप ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब अब क्या देख रहे हैं बेटा, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं बेटा। आप कहोगे सर 3 होते हैं। एक होता है हमारे पास सर प्रोटियम, एक होता है सर हमारे पास क्या, ड्यूटीरियम, एक होता है सर हमारे पास क्या, ट्रीटियम। बोलो, ये 3 ही तो आइसोटोप होते हैं बेटा, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। प्रोटियम की बात करें तो उसको कैसे दिखाते हैं हम, 1H1 से। कैसे दिखाते हैं बेटा, 1H1। इसको कैसे दिखाते हैं, 1H2। इसको कैसे दिखाते हैं, 1H3 से। ये तो सब पता है ना, ये तो बचपन में पढ़ के आए हो, बचपन में भी पढ़ा है और तुमने कहाँ पढ़ा होगा बेटा, मॉल कॉन्सेप्ट में ही पढ़ा होगा। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं इन सब में, तो निकाल सकते हो आप। क्वेश्चन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। यही तो केस चलेगा जी। ये तो सब निकालना आता है ना, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे। तो इस पे नहीं जा रहा हूं, मैंने सिर्फ डाटा दे दिया। ठीक है, जो तुम्हें याद रखना है वो है जी परसेंटेज अबंडेंस। अगर मैं परसेंटेज अबंडेंस की बात करूं कि नेचर में कौन सा आइसोटोप मुझे कितना मिल रहा है, तो भैया याद रखना प्रोटियम हमें मिलता है कितना, 99.98%। देखो मैक्सिमम तो मुझे आइसोटोप कौन सा मिल रहा है, प्रोटियम। ये कितना मिलता है बेटा मुझे, ये मिलता है 0.015% मिलता है। मतलब टोटल 100% में से ये इतना ही मिल रहा है। और ये तो इतना कम मिलता है जी, कितना, 10⁻⁻15%। समझे बात। ठीक है, तो इनकी ये परसेंटेज अबंडेंस लिखी। और दूसरा क्या याद रखना कि जो हमारा ट्रीटियम है ना बेटा, ये क्या होता है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है जी। और ये क्या करता है, बीटा पार्टिकल एमिट करता है। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, पार्टिकल एमिट करते हैं। कोई तो बीटा पार्टिकल करेगा, कोई अल्फा पार्टिकल करेगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो याद क्या रखना है बेटा, ये क्या करता है मेरे पास, बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है। आई बात समझ में। ठीक है, और बेटा जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना, उनके लिए हम हाफ लाइफ को डिफाइन करते हैं। ये तुम आगे चल के पढ़ोगे 12th में। 12th में एक चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक्स, तो वहां पे हाफ लाइफ के बारे में पढ़ते हो। अगर तुम्हें आम देसी भाषा में मैं बताऊं कि भैया हाफ लाइफ क्या होती है, कि भैया ये वो टाइम होता है जिस टाइम के अंदर तुम्हारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मान लो तुम्हारा वेट है 50 किलो, 1 घंटे बाद तुम्हारा क्या हो जाता है, वेट 25 किलो हो जाता है। तो वो 1 घंटा क्या है तुम्हारे लिए, हाफ लाइफ है। क्यों, क्योंकि उस 1 घंटे में तुम्हारी जो वेट की वैल्यू है वो क्या होगी, आधी होगी। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं कि हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर हमारी इनिशियल जो क्वांटिटी होती है वो आधी हो जाती है। समझे बात। तो भैया इसका जो हाफ लाइफ होता है ना बेटा, हाफ लाइफ को हम दिखाते हैं T1/2 से। ये T हाफ लिखा है, इसका जो T हाफ है वो कितना है, वो है 12.33 ईयर्स का। मतलब ट्रीटियम की जो क्वांटिटी होगी ना, उसको आधा होने में कितने साल लग जाते हैं, 12.33 साल लग जाते हैं। ये इसकी हाफ लाइफ वैल्यू है। ये कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, अब ये कभी पूछने लगो सर बताओ कैसे आई ये वैल्यू, नहीं जी। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, मैं तुम्हें डाटा सारा दे रहा हूं, डाटा तुम्हारा कोई नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है, तुम्हें सारा कुछ दूंगा ताकि तुम नोट्स भी अच्छे से बनाओ और इसको डेली देखना। और मैं कह रहा हूं जी हाइड्रोजन बड़ा आसान है, अगर इसको ढंग से 1-2 बार रीडिंग मार लोगे ना, तो दिमाग में सारी चीजें छप जाएंगी तुम्हारे, और क्वेश्चन को तो फोड़ डालोगे तुम चुटकी बजाते ही। समझे बात। चलो जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये सारी बातें समझ में आई। ठीक है, अब हमें क्या देखना बेटे, इनकी प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करना है। कि जैसे प्रोटियम है, ड्यूटीरियम है, ट्रीटियम है, इनका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, किसका कम है।
मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है किसका कम है, वेपर डेंसिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज देखनी है और उस प्रॉपर्टी के लिए बेटा ये टेबल है। तुम्हें इस टेबल में देखोगे बेटा अगर तुम ध्यान से तो तुम एक बहुत ही अच्छी चीज पा रहे हो। क्या? सिर्फ एक इसको छोड़ दो जिसको मैंने सर्कल किया है, बाकी यहां से लेके यहां तक देखो क्या हो रहा है बेटा। प्रोटियम से ट्रीटियम की तरफ मैं जब जा रहा हूं, प्रोटियम से जब मैं किसकी तरफ जा रहा हूं बेटा, ट्रीटियम की तरफ जा रहा हूं। ये कलर दिखेगा, कौन सा कलर दिखेगा भैया, यहाँ पे कौन सा कलर दिखेगा, ये दिख जाएगा ब्लू। प्रोटियम से जब मैं ट्रीटियम की तरफ जा रहा हूं तो हर एक वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास का ट्रेंड देखूं तो प्रोटियम से ट्रीटियम की तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखूं तो क्या हो रहा है बेटा, प्रोटियम से ट्रीटियम की तरफ जाते हुए इंक्रीज कर रहा है, हर एक वैल्यू इंक्रीज कर रही है जी। सिर्फ दो को याद रखना, एक तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और रिलेटिव अबंडेंस। अभी तो बताया बेटा रिलेटिव अबंडेंस किसकी ज्यादा है, आप कहोगे सर प्रोटियम की ज्यादा है, फिर ड्यूटेरियम की और सबसे कम किसके, ट्रीटियम की। तो यहाँ पे क्या है देखो बेटा, प्रोटियम की ज्यादा, फिर ड्यूटेरियम की कम, फिर ट्रीटियम की सबसे कम। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं सबके अंदर क्या हो रहा है, प्रोटियम से ट्रीटियम इंक्रीमेंट है जी। बस रिलेटिव अबंडेंस को याद रखना और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब दो प्रोटियम जब आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जब दो ड्यूटेरियम आपस में जुड़ेंगे जो उनके बीच का डिस्टेंस है, जब दो ट्रीटियम आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और वो लगभग सेम होता है, लगभग बराबर ही होता है जी वो हमारे पास, ठीक है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और रिलेटिव अबंडेंस को याद रखो। बाकी अगर किसी भी प्रॉपर्टी की बात वो तुमसे करता है तो हमेशा क्या होगी, प्रोटियम से ट्रीटियम की तरफ बढ़ेगी, प्रोटियम से ट्रीटियम की तरफ बढ़ेगी। बात समझ में आई? ठीक है। अब एक जो सबसे अच्छी बात यहां पे आपको याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है मेरे बच्चे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसको याद रखना जी, जितना बताऊंगा बेटा सिर्फ उतना याद रखना बेटा, ज्यादा इसके अंदर ना घुसना मत, चैप्टर में घुसोगे तो कंफ्यूज करोगे। तो जितना मैं बता रहा हूं ना, मैं फिर कह रहा हूं उतना ही याद रखिएगा। आपका चाहे मेंस का क्वेश्चन है यहाँ से, चाहे एडवांस का है, देखो एडवांस का आता नहीं, मेंस का आएगा और मेंस के क्वेश्चन फोड़ दोगे, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वेट अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की मैं बात करूं तो बेटा वो क्या होती है, प्रोटियम से ज्यादा होती है ट्रीटियम की, ट्रीटियम से ज्यादा होता है ड्यूटेरियम की। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा बेटा, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, प्रोटियम से या तो ट्रीटियम की तरफ क्या करेंगे, इंक्रीज कर रही थी सारी प्रॉपर्टी, सिर्फ दो को छोड़ के, रिलेटिव अबंडेंस को और हमारे किसको बेटा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को। लेकिन एक ये भी याद रखनी है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, मतलब दो प्रोटियम प्रोटियम के बीच में बॉन्ड है, दो ट्रीटियम के बीच में और दो ड्यूटेरियम के बीच में है, तो किस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, ड्यूटेरियम वाले बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं ज्यादा माइंड पे मत लेना, ऐसा क्यों क्या नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है। बस इसके बेसिस पे एक बार एक स्टेटमेंट पूछी गई थी, क्या पूछी गई थी बेटा, इस प्रॉपर्टी की वजह से, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के इस ट्रेंड की वजह से, जो ये हमारा ड्यूटेरियम होता है ना, ड्यूटेरियम किस में यूज होता है बेटा, ट्रेसर टेक्निक होती है एक, क्या होती है बेटा, ट्रेसर टेक्निक होती है बेटा। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म फाइंड आउट करते हैं या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप निकालते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर टेक्निक के अंदर हम ड्यूटेरियम का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ड्यूटेरियम का। और क्यों यूज करते हैं, इस प्रॉपर्टी, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ट्रेसर टेक्निक में ड्यूटेरियम क्यों यूज की जाती है, नीचे चार ऑप्शन लिखे गए थे, ड्यू टू इट्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी,
ड्यू टू इट्स नॉन रेडियो एक्टिव नेचर, ड्यू टू इट्स रेडियो एक्टिव नेचर, या फिर क्या लिख दिया ड्यू टू इट्स हाई एटॉमिक मास। तो वहां पे रीजन क्या था, ड्यू टू इट्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये ट्रेसर टेक्निक कैसे होती है ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो ऑर्गेनिक का पार्ट है, अगर करना चाहे सर कर भी सकता, वरना तुम्हें कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है, मैं फिर क्या बोल रहा हूँ, ये मैकेनिज्म फाइंड आउट करने के लिए होती है कि भाई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है हमारा एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में, तो उसके अंदर हम ट्रेसर टेक्निक का यूज करते हैं। तो उसके अंदर ट्रेसर टेक्निक में क्या लेते हैं, हम ड्यूटेरियम लेते हैं, और इस पॉइंट की वजह से लेते हैं। आई बात समझ में, ट्रेसर टेक्निक में ड्यूटेरियम यूज होगा, मैं बार बार चीज बोल रहा हूँ ये, क्लियर है बात समझ में आई। तो प्रॉपर्टी का कंपैरिजन कर लोगे बेटा, ठीक है। इस टेबल को याद रखना भी अब आसान है, मैंने तुम्हें बता दिया, उसी तरीके से मैंने अरेंज करवाई। सिर्फ ये 2 पॉइंट याद रखना, बाकी तो क्या हमेशा प्रोटियम से टीटीएम हमेशा इंक्रीज कर रही है। चलें आगे, हाँ जी बड़े आगे। चलो जी देखो, यहां पे भी मैंने तुम्हें दिखा दिया कि भैया ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अभी अभी तो पढ़ा ना, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज भी आ सकता है, माइनस चार्ज भी आ सकता है, और जीरो भी। हाइड्रोजन की बेटा 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हैं। हाइड्रोजन की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, +1 भी, -1 भी, और जीरो भी। जब इसके ऊपर +1 होती है, देखो ये H+1, ये H-1 और ये H, इसको बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। H- को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करो तो यहाँ पे तो जीरो होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन था वही निकाल दिया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। हाइड्रोजन में जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तब H- बना ना, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, एक इलेक्ट्रॉन और दिए तो 2 हो गए। यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है जी। और ये एटॉमिक हाइड्रोजन लिखा है, देखो मैंने। एटॉमिक हाइड्रोजन कैसे बनेगा बेटा, जो मेरे पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है ना, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। क्या है बेटा ये, आप कहोगे सर ये है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के बॉन्ड तोड़ दो, हमारे पास क्या बनेगी, एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगी। एटॉमिक हाइड्रोजन बन जाएगी, और बहुत ही हाई टेम्परेचर देना पड़ता है तब ये जाके चीज टूटती है हमारे पास। समझे बात, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे तो बेटा सिंपल सा तुम्हें बता रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये तो तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा। अब तो रिडॉक्स पढ़ चुके हो, रिडॉक्स पढ़ चुके हो तुम, तो ये चीज तुम्हें अब ज्यादा परेशान नहीं करेगी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं जी चलो जी अब आगे क्या करते हैं बेटा, एक और चीज तुम्हें बताता हूं मैं। देखो इसको मैं ऊपर ले आता हूं, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और हाँ यहाँ पे, ठीक। तो भैया अभी तक हमने क्या देखा, हाइड्रोजन की टाइप देखी, मतलब आइसोटॉप की देखी, ठीक है, कितने आइसोटॉप है। अब जो मैं बात करने जाने वाला हूं, अब क्या बात करनी है बेटा, एलोट्रॉप्स की बात करनी है। एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। एलोट्रॉप्स क्या होती है बेटा, जब एक एलिमेंट दो अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करे उसको बोलते हैं उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म। जैसे कार्बन होता है, कार्बन मेरा क्या करता है, डायमंड की फॉर्म में भी मिलता है और ग्रेफाइट की फॉर्म में भी मिलता है। तो कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स हो गए जी, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। कार्बन एक सिंगल एलिमेंट है लेकिन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उन दोनों फॉर्म को क्या बोलूंगा बेटा, उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म। इसी तरीके से हाइड्रोजन के भी एलोट्रॉप होते हैं बेटा, क्या होते हैं हमारे पास, हाइड्रोजन के भी एलोट्रॉप्स होते हैं जी तो इसका जो एलोट्रॉप है बेटा, इसके 2 एलोट्रॉप, पहला तो क्या, ऑर्थो हाइड्रोजन पहला क्या है, ऑर्थो हाइड्रोजन। दूसरा क्या है बेटा, पैरा हाइड्रोजन। ये 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है जी, किसकी हमारे पास, किसकी, हाइड्रोजन की। अब कैसे पता चले कौन सा ऑर्थो है कौन सा पैरा हाइड्रोजन है, तो भैया ये हमने जो एलोट्रॉपिक फॉर्म बोली है ये किसके बेस पे बोली है, ये बोली है हमने न्यूक्लियर स्पिन के बेस पे। भैया एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमने पढ़ा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है ना, वैसे ही न्यूक्लियस भी क्या करता है, स्पिन करता है हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी होती है और क्या होता है, न्यूक्लियस की स्पिन भी होती है हमारे पास। तो न्यूक्लियर स्पिन के बेसिस पे हमने क्या बोला, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन 2 टाइप के। किसको ऑर्थो हाइड्रोजन बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन यहाँ पे H2 है, मान लो ये H2 दिखा दिया मैंने इस तरीके से, ये एक न्यूक्लियस एक हाइड्रोजन का, ये दूसरा न्यूक्लियस, H2 जुड़ा हुआ है,
एक एचेरा एक एचेरा, इनके बीच में बॉन्ड। अगर बेटा ऑर्थो हाइड्रोजन की मैं बात करता हूं, तो अगर न्यूक्लियर स्पिन सेम साइड हो तो उसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। देखो दोनों सेम साइड स्पिन कर रहे हैं, या तो इस तरफ करें दोनों या फिर इस तरफ करें। अगर सेम साइड है, सेम न्यूक्लियर स्पिन, तब तो हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको ऑर्थो हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास ये न्यूक्लियर स्पिन क्या हो जाए, अपोजिट साइड हो जाए, एक इधर कर रहा है एक इधर कर रहा है, तो ये क्या है बेटा, अपोजिट न्यूक्लियर स्पिन है। क्या है बच्चे, अपोजिट न्यूक्लियर स्पिन है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो न्यूक्लियर स्पिन के बेसिस पे हमने ये चीज बोल दी। ठीक है, तो ऑर्थो हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, जहां पे सेम न्यूक्लियर स्पिन हो। पैरा हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, जहां पे अपोजिट न्यूक्लियर स्पिन हो। ठीक है, तो डेफिनेशन पता चल गई, मतलब कैसे पहचानना है हमें ये पता चल गया। अब इनकी अबंडेंस की बात करते हैं। ठीक है, अबंडेंस की अगर मैं बात करूं, देखो बेटा जो डाटा मैं लिख रहा हूं ना वो ही याद रखना बस। अगर बेटा मैं ऑर्डिनरी या बोलूं नॉर्मल टेम्परेचर की बात करूं, एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, जो मेरे पास ऑर्थो हाइड्रोजन होता है वो होता है 75% और ये क्या होता है 25%। बेटा ऑर्डिनरी नॉर्मल टेम्परेचर बोलो या फिर क्या बोलो, रूम टेम्परेचर बोलो, तो मतलब रूम टेम्परेचर पे मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, ऑर्थो हाइड्रोजन मिलेगा और पैरा हाइड्रोजन कम मिलेगा। या फिर बोलूं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन, तो रेशियो कितनी आएगी बेटा, आप कहोगे सर ये आएगी 3:1। कब, जब मैं इस टेम्परेचर पे बात कर रहा हूं, नॉर्मल टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, या फिर किसके ऊपर बेटा, हमारे रूम टेम्परेचर पे। तो ये परसेंटेज अबंडेंस है। अब हम क्या करते हैं बेटा, टेम्परेचर को कम करना स्टार्ट करते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर से कम करता हूं जो मैं टेम्परेचर को। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, लो टेम्परेचर, क्या कर दिया, टेम्परेचर लो कर दिया मैंने। इसको ऐसा करता हूं, आगे ही बताता हूं तुम्हें मैं, क्योंकि एक पूरी टेबल बन जाएगी फिर तुम्हारे लिए। यहां पे लिख रहा हूं बेटा ऑर्थो हाइड्रोजन, यहां पे लिख रहा हूं बेटा मैं पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, अभी देखना थोड़ा ढंग से समझना, यहां पे लिखा क्या बेटा मैंने, रूम टेम्परेचर, या फिर क्या लिखा बेटा, नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये है 75%, ये है 25%। अब मैं क्या करता हूं बेटा, टेम्परेचर को कम करता हूं। अगर मैं टेम्परेचर को कम करूंगा तो कम करने का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जी मैंने लो कर दिया टेम्परेचर, और कहां तक बात कर रहा हूं, अप टू 20 केल्विन तक। कि अगर मैं टेम्परेचर को कम करता लेता आया तो हमारे पास क्या होगा बेटा, हमारे पास क्या होगा, इसकी परसेंटेज कम होने लगेगी और इसकी परसेंटेज बढ़ने लगेगी। मान लो ये कितना होने लगेगा, 0.18% हो गया, और ये कितना हो गया बेटा मेरे पास, ये हो गया मान लो 99.92% हो गया। इतना हो गया, मतलब टेम्परेचर कम करते जाओ तो क्या हो रहा है बेटा, पैरा हाइड्रोजन की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, मतलब इसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी, और ऑर्थो हाइड्रोजन की क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या, अगर मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया बेटा, बिलो 20 केल्विन कर दिया। तीन कंडीशन है, पहली ये, दूसरी, तीसरी। पहले तो नॉर्मल टेम्परेचर पे बात की, फिर हम 20 केल्विन तक लेकर आए। अब मैं 20 केल्विन से भी नीचे कर दूं तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा और मुझे 100% क्या मिलेगा बेटा, वहां पे पैरा हाइड्रोजन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, पैरा हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, अब इससे तो भैया 20 केल्विन से कितना नीचे करते रहो तो क्या मिलेगा बेटा, मुझे पैरा हाइड्रोजन 100% मिलेगा, ऑर्थो हाइड्रोजन तो खत्म ही हो गया। ये तो कम टेम्परेचर की बात कर रहे थे। अब दिमाग में ये भी तो आता है कि सर रूम टेम्परेचर से बढ़ा दूं तो अगर टेम्परेचर फिर क्या होगा, तो देखो जी, अगर रूम टेम्परेचर से क्या कर दिया बेटा मैंने, टेम्परेचर हाई कर दिया, तो टेम्परेचर हाई करने पे बेटा इसकी परसेंटेज अबंडेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या रहता है 25 ही और ये क्या रहता है 75 ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर मुझे
100% पैरा हाइड्रोजन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। और वो कितना कम करना पड़ेगा, 20 केल्विन से भी नीचे लेके आना पड़ेगा, तब मुझे क्या मिलेगा, 100% पैरा मिलेगा। अगर तुम्हें कोई ये कहे कि अगर हमें 100% ऑर्थो हाइड्रोजन चाहिए तो कितना टेम्परेचर करें, तो कह दीजिए किसी भी टेम्परेचर पे नहीं मिल सकता भैया। कम टेम्परेचर कर रहा हूं तो पैरा हाइड्रोजन बढ़ता चल रहा है, ज्यादा टेम्परेचर कर रहा हूं तो ये देख रहे हो परसेंटेज अबंडेंस में कोई चेंज नहीं आया। ऑर्थो 75% ही है और पैरा 25% भी है। तो मतलब ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं है जहां पे मुझे सिर्फ और सिर्फ प्योर ऑर्थो हाइड्रोजन मिले। मैं सिर्फ प्योर क्या निकाल सकता हूं बेटा, पैरा हाइड्रोजन निकाल सकता हूं, प्योर ऑर्थो मुझे नहीं मिल सकता। यहां से ये चीज क्लियर हुई होगी। हाँ जी, क्लियर है ना ये चीज, इसमें तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। समझे बात, क्लियर है चीज। अब बेटा ये तो तुम्हें क्या पता चली इनकी परसेंटेज अबंडेंस की। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी। अब भैया देखो, चाहे मैं ऑर्थो हाइड्रोजन लिखूं चाहे मैं लिखूं पैरा हाइड्रोजन, है तो दोनों हाइड्रोजन ही, तो इनकी जो केमिकल एंड ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम। क्या है बेटा, सेम है। कहने का मतलब कि भैया चाहे मैं ऑर्थो हाइड्रोजन देखूं चाहे पैरा हाइड्रोजन, दोनों की केमिकल और ऑलमोस्ट सारी फिजिकल प्रॉपर्टी के सेम, एक्सेप्ट देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट लिखा फिजिकल के लिए, सारी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही मिलेंगी जी, क्योंकि दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है। भैया इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टी, तो समझ रहे हो। तो भैया दोनों में ऑर्थो और पैरा में तो 2-2 ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सारी सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए क्या बोला बेटा मैंने, लगभग सारी बराबर है सिर्फ 2 को छोड़ के। और वो 2 क्या है, एक्सेप्ट पैरा हाइड्रोजन, ये याद रखना, पैरा हाइड्रोजन हैव 50% मोर थर्मल कंडक्टिविटी देन ऑर्थो हाइड्रोजन। मतलब अगर इन दोनों में थर्मल कंडक्टिविटी की बात करूं तो किसकी ज्यादा है बेटा, पैरा हाइड्रोजन की। और कितनी ज्यादा है, 50% ज्यादा है जी। अगर मान लो इसकी 100 है ना ऑर्थो की, तो इसकी कितनी होगी बेटा, 150 होगी, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, आसानी समझता हूँ, 50% मोर है। पहला तो ये है। दूसरा क्या बेटा, पैरा हाइड्रोजन हैव 0.15 केल्विन लेस मेल्टिंग पॉइंट देन क्या, ऑर्थो हाइड्रोजन। कि भैया अगर मैं दोनों का मेल्टिंग पॉइंट कंपैरिजन करूं तो पैरा हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट कितना कम है ऑर्थो हाइड्रोजन से, 0.15 केल्विन कम है। तो सिर्फ यहां पे 2 जगह पे एक डिफरेंस आता है, और एक डिफरेंस आता है इंटरनल एनर्जी के अंदर। इंटरनल एनर्जी किसकी ज्यादा होती है बेटा, हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोजन की, ठीक है। क्या होती है क्या नहीं होती है इंटरनल एनर्जी बेटा, ये तुम पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में, मैं तुम्हें थोड़ा आइडिया दे दूंगा क्या होता है, ठीक है। क्या लिख रहा हूं बेटा, इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन इज मोर देन पैरा हाइड्रोजन। क्यों होती है जी इंटरनल एनर्जी, देखो इसको यहां से समझो, ये जो मैंने स्पिन बनाई थी ना, यहां से अच्छे से समझ में आएगा। भैया देखो, आप क्या बोलते हो, जब एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों को रखेंगे तो उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, ताकि उनके बीच में रिपल्शन कम हो। क्यों, क्योंकि हर एक सिस्टम चाहता है जी रिपल्शन वहां कम से कम आए, तभी तो सिस्टम स्टेबल बनेगा। क्यों, अगर रिपल्शन बढ़ जाएगी बेटा तो वहां पे एनर्जी बढ़ने लगेगी सिस्टम की, और एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है जी, सिस्टम अनस्टेबल हो गया, ठीक है। सेम कहानी कहां पे लगती है, न्यूक्लियस के साथ लगती है, कि भाई जो न्यूक्लियर स्पिन है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी उनके बीच में क्या होगी बेटा, रिपल्शन कम होगी। लेकिन
जब मैं ऑर्थो हाइड्रोजन को देखता हूं तो ऑर्थो हाइड्रोजन के अंदर आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि दोनों न्यूक्लियस की स्पिन क्या बेटा सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इनके अंदर रिपल्शन बढ़ेगी, रिपल्शन बढ़ने की वजह से यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगी, और वो जो एनर्जी बढ़ रही है ना, उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इंटरनल एनर्जी बोल रहे हैं। पैरा के अंदर तो क्या बेटा अपोजिट स्पिन है ना न्यूक्लियस की, तो यहाँ पर रिपल्शन कम है, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कम है। बात समझ में आई कि भैया यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्यों ज्यादा हुई, यहाँ पे कम क्यों हुई। ठीक है, तो भैया ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं वो तुम्हें यहाँ पे भी मिल जाएंगे, देखो। ठीक है, तो देख लेना एक बार। ठीक है, जो जो पॉइंट यहाँ पे नहीं होंगे वो मैंने तुम्हें पीछे सारे बता दिए, जैसे वो टेम्परेचर वाला इफेक्ट बताया मैंने, वो तुम्हें एक्सप्लेन करके देख दिया। यहाँ पे तो सिंपल क्या लिखा होता है, एट एब्सोल्यूट जीरो पे देखो ऑर्थो तो 0% हो गया और पैरा कितना हो गया, 100% हो गया। बात समझ में आई। ठीक है, ये जो भी चीजें लिखी है बेटा वो सारी पीछे हमने डिस्कस कर ली हैं, तो इसको देख लीजिए, ये तो नोट्स बनाने के अंदर तुम्हारी हेल्प हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज डाल दी। क्लियर है बात, आगे बढ़े, चलो जी। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अभी तक देखो हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप पढ़े, हाइड्रोजन के हमने क्या पढ़े बेटा, हमने एलोट्रॉप्स पढ़े। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन की टाइप पढ़ रहे हैं। अब ये कौन सी हाइड्रोजन की टाइप है बेटा, बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के बेसिस पे। ठीक है, तो इसको पहले मैं अपने तरीके से बता देता हूं, फिर यहां से तो तुम कर ही लोगे, यहां से तो तुम कर ही लोगे बेटा। ठीक है, तो पहले मैं क्या देता हूं बेटा, बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी, बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी क्या पढ़ रहे हैं बेटा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। बेटा रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमारे पास हाइड्रोजन 3 टाइप का होता है। पहला एटॉमिक हाइड्रोजन, पहला एटॉमिक हाइड्रोजन। दूसरा हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन बोलो बेटा इसे, या फिर क्या बोल सकते हो, बबल हाइड्रोजन बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो इसको, बेबी हाइड्रोजन बोल सकते हो। और तुम यही बोलोगे इसे, मुझे पता है, निकम्मे हो। ठीक है भैया, एटॉमिक हाइड्रोजन, दूसरी टाइप है नेसेंट हाइड्रोजन, या इसको बबल हाइड्रोजन भी बोलते हैं या फिर बेबी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। और तीसरी टाइप है क्या बेटा हमारे पास, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन तो समझते हो ना, H2 जो हमें नेचर में मिलती है। तो बेसिकली तुम्हें पढ़नी क्या है कि एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होती है सर, कैसे बनती है, नेसेंट हाइड्रोजन क्या होती है सर और कैसे बनती है, किसको मैं एटॉमिक हाइड्रोजन बोलूं और किसको मैं नेसेंट हाइड्रोजन बोलूं। अब ये चीज हमें सीखनी है, तो चलो जी देखते हैं। पहले देखते हैं जी नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में, ओ सॉरी एटॉमिक के बारे में ही बताता हूं। पहली है जी एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, एटॉमिक हाइड्रोजन बनाने का सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक ही तरीका है। अगर उस तरीके से तुम हाइड्रोजन बना रहे हो तभी उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक हाइड्रोजन बोलेंगे। इसके अलावा किसी और तरीके से एटॉमिक हाइड्रोजन नहीं बनती। समझे बात, तो जो तरीका बता रहा हूं एटॉमिक हाइड्रोजन बनाने का वो यही है। क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर हम टंगस्टन फिलामेंट लेते हैं। हमने क्या लिया बेटा, टंगस्टन फिलामेंट लिया सर। ठीक है, इस टंगस्टन फिलामेंट के हेल्प से हम क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करते हैं सर। क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करते हैं। और उस इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करने की वजह क्या होती है, हमें टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए। कितना चाहिए, 5000 डिग्री सेल्सियस के नजदीक चाहिए। समझ रहे हो, इतना टेम्परेचर मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये टेम्परेचर मुझे चाहिए जी। समझ में आई बात, टंगस्टन फिलामेंट लिया, उनके बीच में हमने इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट की। उस इलेक्ट्रिक आर्क में से हम क्या करते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को पास करते हैं। ठीक है, और वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाती है, फिर मेरी एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर। तो कैसे लिखना है बेटा, इसको कैसे लिखना है, एक मिनट, ये डिग्री सेल्सियस नहीं, ये क्या होगा, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, केल्विन होगा, 5000 केल्विन। तो इसको देखो ऐसे लिखना है बेटा, हमने क्या ली बेटा,
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ली, हमने क्या पास की बेटा, यहां से इलेक्ट्रिक आर्क बनाई। इलेक्ट्रिक आर्क समझते हो ना बेटा, स्पाइडरमैन मूवी देखिए जिसके अंदर डॉक्टर ऑक्टोवियस होता है तुम्हारा, डॉक्टर ऑक्टोवियस स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी तुमने, ठीक है। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है ना, जिसे जाके पीटर बर्बाद करता है लास्ट में, तो वहां पे देखते हो ना बिजलियां सी ऐसे ऐसे निकलती हैं, वो इलेक्ट्रिक आर्क होती है बेसिकली, ठीक है। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक आर्क होती है। और इलेक्ट्रिक आर्क का यूज वहां किया जाता है बेटा जहां पे हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो। क्या हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो। आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक आर्क ली, इस इलेक्ट्रिक आर्क की हेल्प से हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे 5000 केल्विन टेम्परेचर जनरेट कर लिया। और जैसे इस इलेक्ट्रिक आर्क से मेरी ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पास होगी तो यहाँ पे क्या बनेगी बेटा, मेरे पास एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगी। क्या बनेगी बेटा, एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगी सर। ये जो हाइड्रोजन बनी है इसको बोला है हमने एटॉमिक हाइड्रोजन। अब इस एटॉमिक हाइड्रोजन की खासियत क्या है, अब वो समझो बेटा। जो ये एटॉमिक हाइड्रोजन है ना, ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है इसके पास क्या बेटा, बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी है। ये बहुत ज्यादा एनर्जी रखती है अपने पास। क्यों भैया, इसको ऐसे समझो कि भैया तुम अपने साथी के साथ जा रहे हो, कुछ भी लगा लो जी, तुम्हारी सहेली है, उसके साथ हाथ पकड़ के घूमने जा रहे हो। जैसे ही घूमने जाने लगे तो तुम एक ऐसी जगह पे आ गए, तुम्हें एक ऐसे फर्श पे छोड़ दे जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा, बहुत गर्म फर्श है, तो क्या करोगे, कूदने लगोगे, कूदोगे। टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं फर्श का, कूदते रहोगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम अपनी सहेली का हाथ छोड़ दोगे और कूदते कूदते इधर उधर भागते चलो। वो कूदने का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आपके कूदने की स्पीड बढ़ती जा रही है, मतलब तुम्हारी एनर्जी बढ़ती जा रही है जी कूदने की। समझ रहे हो, ठीक है। बॉन्ड तुम्हारा टूट गया, प्यार खत्म, अब कूदना शुरू। और वो कूदना कितना ज्यादा होगा वो डिपेंड किस पे करेगा कि भैया जहां तुम्हें मैंने खड़ा रखा है ना उसका टेम्परेचर कितना है। तो सेम कहानी यहां बोल रहा हूं कि भैया इतना ज्यादा जब मैं टेम्परेचर दूंगा यहाँ पे इस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो यहाँ पे जो मेरे पास क्या बनेगी, एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगी, उसकी एनर्जी भी तो ज्यादा होगी ना। ये कूद रहा है, कूद रहा है जी, फुदक रहा है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, इसलिए लिखा जी यहाँ पे हाई एनर्जी है। और इसी हाई एनर्जी की वजह से ये क्या होती है बेटा, हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। भैया जिस सिस्टम की एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी। और हमने बोला जी ये तो बनी कैसे रही है, बहुत हाई टेम्परेचर पे बनती है, तो इसको एनर्जी भी ज्यादा मिलती है, तो इसकी हाई एनर्जी की वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और ये इतनी कम होती है कि भैया जो इसका टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 0.03 सेकंड का होता है। अब तुम कहोगे सर ये टाइम पीरियड क्या है, भैया ये टाइम पीरियड ये है, ये एटॉमिक हाइड्रोजन ये कहती है कि भैया मैं सिर्फ इतने सेकंड तक ही अकेली रहूंगी, क्योंकि मैं अनस्टेबल बहुत हूं। भैया हर एक अनस्टेबल चीज क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। तो ये इतनी ज्यादा अनस्टेबल होती है, ये कहता है कि भैया मैं तो सिर्फ इतने टाइम तक ही क्या हूं, तुम्हारे पास हूं। अगर इतने टाइम में तुमने मुझसे कोई काम करवाना है तो करवा लो, वरना मैं तो बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाऊंगा। यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन एटम निकले हैं ना, क्या निकले हैं बेटा, दो हाइड्रोजन एटम निकले हैं। और वो दो हाइड्रोजन एटम कब तक अलग रहते हैं, सिर्फ 0.03 सेकंड तक। अगर उस दौरान मैंने उनसे यूज ले लिया तो ले लिया, वरना वो क्या करेंगे, फिर से बॉन्ड बनाएंगे और जो उनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है ना बेटा उसको बाहर फेंक देंगे, अपनी एनर्जी कम करेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। तो ये वो टाइम पीरियड लिखा है मैंने कि ये कितने टाइम पीरियड तक अवेलेबल रहती है बेटा हमारे पास, 0.3 सेकंड तक। और इस एटॉमिक हाइड्रोजन का यूज कहां पे होता है, कहां पे होता है बेटा, आपने एक चीज सुनी होगी, हाइड्रोजन टॉर्च, उसके अंदर हम एटॉमिक हाइड्रोजन को यूज करते हैं। जहां पे हमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना बेटा, वहां पे हम हाइड्रोजन टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। उस हाइड्रोजन टॉर्च में बेसिकली क्या होती है, एटॉमिक हाइड्रोजन होती है। अब एटॉमिक हाइड्रोजन क्या है, अनस्टेबल है सर, क्या है बेटा, अनस्टेबल है। तो वो तो सिर्फ इतने टाइम तक रहेगी, 0.03 सेकंड के बाद क्या करेगी, मिलेगी और अपनी एनर्जी जो उसके अंदर थी
एक्स्ट्रा एनर्जी तो इसको बाहर निकालेगी, और उस बाहर वाली निकली एनर्जी को, जो उसने बाहर छोड़ी है एनर्जी को, उसको हम वेल्डिंग में यूज कर लेते हैं। और उस वेल्डिंग का नाम क्या दे दिया हमने? हाइड्रोजन टॉर्च दे दिया। वेल्डिंग करते हुए देखा होगा ना, पहले मेटल को पिघलाते हैं, फिर उनको आपस में जोड़ देते हैं, तो उसको वेल्डिंग बोलते हैं। जहां पे एटॉमिक हाइड्रोजन की हेल्प से हम वेल्डिंग करते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोजन टॉर्च, क्योंकि एनर्जी रिलीज करेगा, उस रिलीज एनर्जी से हम वेल्डिंग करते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? और सिर्फ इकलौता यही तरीका है क्या बनाने का बेटा? एटॉमिक हाइड्रोजन बनाने का। समझे बात? ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जी नेसेंट हाइड्रोजन की बात, कि भैया ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या है सर, ये तो बताओ। तो भैया देखो जी, नेसेंट हाइड्रोजन क्या होती है, इसको याद ऐसे रखो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फॉर्म्ड ड्यूरिंग, ड्यूरिंग क्या? केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज क्या? नेसेंट हाइड्रोजन। और इसका दूसरा नाम क्या है जी? बबल हाइड्रोजन बोलो या फिर बेबी हाइड्रोजन बोलो। कि भैया केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन बनेगी उसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने जिंक लिया, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने H2SO4 से, और ये H2SO4 कैसा है? डाइल्यूट है। तो हमारे पास क्या बना? जिंक सल्फेट बना, और यहां पे क्या बना बेटा मेरे पास? 2H बना। ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने H लिखा है, इसी H को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? यही क्या है हमारे पास? नेसेंट हाइड्रोजन है। अब तुम कहोगे सर हम तो यहाँ पे H2 गैस लिखते हैं, हम तो यहाँ पे H2 लिखते हैं। तो भैया मेरे बात सुनो, बनती तो यही गैस है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ही है ये भी, लेकिन क्या कर रहा है? रिएक्शन के अंदर बन रहा है ये, तो इसको बोलते हैं नेसेंट। अब ये भी क्या है बेटा? हाइड्रोजन एटम तो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं ना, वो तो आपस में कंबाइन करके H2 बनाना ही चाहेंगे। तो भैया ये थोड़ी देर के लिए तो ऐसे रहता है, लेकिन अगर मैंने इसको कहीं यूज ना किया तो ये क्या बना लेता है? बाद में H2 गैस बना लेता है, आपस में दोनों जुड़ जाते हैं। लेकिन तुम्हें पहचानना कैसे है? अब देखो, कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम थे लेकिन इसको बोला एटॉमिक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम है लेकिन इसको क्या बोला? नेसेंट हाइड्रोजन। दोनों में फर्क है बेटा, बनने के तरीके में। एटॉमिक हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से बहुत ज्यादा एनर्जी दे के बना रहा हूं तो हाईली अनस्टेबल है। यहाँ पे मैंने कुछ एनर्जी नहीं दी लेकिन ये अनस्टेबल तो है, लेकिन एटॉमिक हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कम अनस्टेबल है। समझ रहे हो बात मेरी? ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी हाइड्रोजन बनती है बेटा उसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। बस इतनी पल्ले गांठ बांध लो। आई बात समझ में? केमिकल रिएक्शन में जहां पे भी तुम्हें H2 गैस निकलती दिखे ना, तो समझ जाना पहले वहां पे नेसेंट हाइड्रोजन बनी होगी, उसके बाद वो नेसेंट हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हुई होगी? H2 गैस में। तो तीन टाइप की गैस होगी जी हमारे पास। क्या? एटॉमिक हो गई सर, एटॉमिक हाइड्रोजन हो गया, फिर क्या हो गया? नेसेंट हाइड्रोजन हो गया, फिर क्या हो गया बेटा हमारे पास? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हो गया सर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बेटा? आप कहोगे सर सबसे ज्यादा स्टेबल तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, क्योंकि नेचर में हमें वही मिल रहा है। जो चीज नेचर में मिल रही है स्टेबल है तभी तो मिलती है भैया। एटॉमिक हाइड्रोजन की तो क्या होती है? एनर्जी बहुत ज्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। एनर्जी तो इसकी भी ज्यादा होती है लेकिन एटॉमिक से कम होती है, और इसकी तो एनर्जी बहुत ही कम। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, तो बताओ रिएक्टिविटी का क्या होगा? भैया जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। फिर तो ये ऑर्डर हो जाएगा, एटॉमिक हाइड्रोजन यहाँ, नेसेंट यहाँ, और मॉलिक्यूलर की रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। बोलो ठीक है। अब ये सारी राम कहानी तुम्हारे पास यहाँ लिखी हुई है, ये देखो, ये भैया ऐसे है। ठीक, जो जो चीजें यहाँ पे नहीं मिलेंगी वो मैंने पीछे लिख दी हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन बन रहे हैं देखो, ये सारी क्या है बेटा? नेसेंट हाइड्रोजन है। केमिकल रिएक्शन के दौरान बन रही है ना जो हाइड्रोजन, इनको क्या बोलते हैं बेटा हम?
नेसेंट हाइड्रोजन या फिर बबल हाइड्रोजन या फिर बेबी हाइड्रोजन। रिएक्शन के दौरान ताजी ताजी बनी है जी, ताजा ताजा जन्म हुआ है इनका, इसलिए बेबी हाइड्रोजन या बबल हाइड्रोजन। समझ में आई बात? अब आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर एटॉमिक कब बोलते हैं, नेसेंट कब बोलते हैं और मॉलिक्यूलर क्या होती है। क्लियर है बात? समझ में आई कहानी? ठीक है जी। तो बेटा हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन सारे कवर कर लिए, आइसोटोप हमने देख लिए, एलोट्रोप हमने देख लिया और रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमने देख लिया। अब आगे दिखा देता हूँ, देखो रिएक्टिविटी, इसको छोड़ो ये बाद की बात है। रिएक्टिविटी मैंने लिखा नहीं क्या, एक मिनट, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी मैंने लिखा है कहीं पे, एक मिनट दो। रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी अच्छा नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, रिएक्टिविटी वाला मैंने यहाँ पे तुम्हें समझा ही दिया। ठीक है, ये देख लेना बेटा। हम आगे चलते हैं अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? अब हम पढ़ रहे हैं क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। ठीक है, मतलब जनरल बातें सारी हो चुकी है हाइड्रोजन के बारे में, उसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। अच्छा प्रॉपर्टी तो बाद में देखेंगे, अभी तो हमने क्या पढ़े, टाइप्स पढ़ा। अब देख लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस बनाते कैसे हैं हम। ठीक है, अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या आ रहा है बेटा? लैबोरेटरी प्रिपरेशन आ रहा है कि हाइड्रोजन को लैब में कैसे बनाया जाता है। हाइड्रोजन को लैब में बनाने का तरीका क्या है बेटा? जिंक लो और उस जिंक को किसी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करवा दो, किसी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करवा दो, तो हमारे पास क्या बनेगी बेटा? H2 गैस बन जाएगी। मैंने क्या बोला? जिंक प्लस डाइल्यूट एसिड, तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा? जिंक का सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या निकलेगी? H2 गैस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर यहाँ पे बोला क्या जाता है, ये जो जिंक है ना ये इम्प्योर होनी चाहिए, मतलब प्योर जिंक मैं नहीं लूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये डाइल्यूट एसिड ही क्यों लिया सर, कंसंट्रेटेड ले लेते। तो अब इसका रीजन समझो, फिर ये चीजें बताता हूँ ये क्या लिखी हुई हैं। ठीक है, फिर बताता हूं तुम्हें ठीक, तो भैया देखो जो इम्प्योर जिंक है ना, क्या है बेटा? इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन जिंक मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट। कि भैया जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होंगी हमारी जिंक मेटल के अंदर, वो कैटलिस्ट का काम करेंगे, मतलब उस रिएक्शन को तेजी से करवाएंगी। अगर मैंने वहां पे प्योर ले ली, प्योर जिंक क्या होगी बेटा? रिएक्ट स्लोली। प्योर जिंक हमेशा स्लो रिएक्ट करेगी वहां पे, इसीलिए हम क्या करते हैं वहां पे इम्प्योर जिंक लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब इम्प्योर जिंक क्यों लें उसका रीजन तो समझ में आ गया। अब समझते हैं डाइल्यूट ले क्यों लें। ठीक है, देखो रिएक्शन लिख रहा हूं, अगर मान लो मैंने जिंक प्लस H2SO4 लिया, डाइल्यूट लिया, तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगी? जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस, ये रिएक्शन होगी। लेकिन अगर मैंने ये रिएक्शन कैसे करवाई बेटा? जिंक लिया और यहां पे H2SO4 क्या ले लिया बेटा? कंसंट्रेटेड ले लिया, तो भैया अब रिएक्शन तो होगी वही कि जिंक सल्फेट आएगा, H2 गैस बनेगी। लेकिन अब ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना बेटा, ये क्या काम करता है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा बेटा? ये H2SO4 फिर से किसके पास आएगा? H2 के पास आएगा और इससे रिएक्ट करके इसको किस में बदल देगा? H2O, और खुद किस में बदल जाएगा? SO2 में। तो भैया जो मेरी H2 गैस बननी चाहिए थी ना, ये कंसंट्रेटेड एसिड दोबारा उसको रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट कर देगा? वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो H2 गैस तो खत्म। कहां बनी H2 गैस? जो बनी थी वो तो रिएक्ट करके H2O में चली गई। इसीलिए ये रिएक्शन ना हो आगे, हमें यहां पे क्या लेना पड़ता है बेटा? डाइल्यूट एसिड लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? डाइल्यूट एसिड लेना पड़ता है। समझे बात? ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड क्यों लिया, इम्प्योर जिंक क्यों ली, ये बात क्लियर हुई तुम्हें? ठीक है, अब आगे सुनो, अब आगे सुनो, मेंस का क्वेश्चन है ये, मेंस का क्वेश्चन है ये जो अभी बोलने वाला हूं। ठीक, 3 लिख रहा हूं बेटा,
जिंक, टिन, एल्यूमिनियम। ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो मेरे डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट अल्कली से रिएक्ट करके H2 गैस बना सकते हैं। समझ रहे हो? डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट अल्कली से रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं बेटा? H2 गैस बना सकते हैं। देखो इसको ऐसे लिख देता हूं, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम। मान लो ये एक बार रिएक्ट करते हैं किससे? NaOH से। कैसा लिया बेटा? डाइल्यूट लिया। डाइल्यूट लिया तो जिंक NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बेटा? हमारे पास बनेगा सर Na2ZnO2। टिन करेगा तो क्या बनेगा? आप कहोगे सर Na2SnO2। एल्यूमिनियम करेगा तो क्या बनेगा? NaAlO2। अगर मान लो ये डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करें तो क्या बनेगा? ZnCl2, SnCl2 और AlCl3। और H2 गैस तो हर जगह निकलेगी यहां पे, सेम यहां पे होगी जी। H2 गैस तो हर जगह निकलेगी। अब क्वेश्चन सुनो। सबसे पहले तो देखो, तुम एक बात देख पा रहे हो, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम बेस से भी रिएक्ट कर रहा है और एसिड से भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जितनी भी मैंने यहां पे लिखी हैं ये क्या है बेटा? एम्फोटेरिक मेटल्स हैं। एम्फोटेरिक मेटल्स क्या होती हैं? जो एसिड से भी रिएक्ट कर ले और बेस से भी रिएक्ट कर ले, जो एसिड की तरह बिहेव कर सके और बेस की तरह भी। बात समझ में आई? तो एम्फोटेरिक है तभी तो ये बेस और एसिड दोनों से रिएक्ट कर रही हैं। ठीक, यहाँ पे ये जो Na2ZnO2 है ना बेटा, इसको बोलते हैं क्या? इनका नाम पता होना चाहिए तुम्हें, सोडियम जिंकेट। ये क्या है बेटा? सोडियम स्टेनेट। और ये क्या है बेटा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। भैया मैंने सोडियम को शॉर्ट फॉर्म में SOD लिख दिया है, कभी कंफ्यूज कर जाओ ये SOD क्या है। ये सोडियम लिखा है मैंने, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। भैया सोडियम जिंकेट बनेगा H2 गैस भी निकलेगी, सोडियम स्टेनेट बनेगा H2 गैस निकलेगी, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा H2 गैस निकलेगी। सेम यहाँ पे जी इसके साथ H2 गैस भी निकलेगी, H2 गैस, H2 गैस। अब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भैया जब जिंक NaOH से रिएक्ट करता है डाइल्यूट तो वहां पे H2 गैस बनती है। अगर ये मेरा डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करे तब H2 गैस बनती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो बताओ यहां पे जो H2 गैस बनी और यहां पे जो H2 गैस बनी, इनकी क्या रेशियो होगी? 1:1, 1:2, 1:4, 4:1 ऐसे ऑप्शन देगा। ठीक है, तो तुम्हें याद क्या रखना है बेटा? तुम्हें याद ये चीज रखनी है क्या? रेशियो ऑफ H2 formed is always 1:1। किसी की भी बात कर लो कि भैया टिन ने डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट किया, ये बना सोडियम स्टेनेट और H2 गैस। टिन ने डाइल्यूट HCl से रिएक्ट किया और क्या बना बेटा? SnCl2 और H2 गैस। तो बताओ यहाँ पे जो H2 गैस निकली, यहाँ पे जो H2 गैस निकली, उनकी क्या रेशियो होगी? तो हमेशा 1:1 होगी। मेटल सेम रखेगा, ज्यादा दिमाग मत लगाना कि सर जिंक की NaOH से करवाओ तब H2 गैस निकालो और टिन की डाइल्यूट HCl से निकालो तब H2। अब रेशियो बताओ। नहीं जी, सेम मेटल को एक बार एसिड से एक बार बेस से रिएक्ट करवा देगा वो, और फिर पूछेगा बताओ कि जो दोनों जगह हमारे पास H2 गैस बन रही है उसकी रेशियो क्या है? तो वो रेशियो हमेशा सेम आएगी, 1:1 आएगी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था तुमसे यहाँ पे जिंक का देख के कि जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट अल्कली एज वेल एज डाइल्यूट एसिड एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन गैस इन बोथ केसेस। और नीचे 4 ऑप्शन, तो वहां पे एक ऑप्शन था 1:1, तो वो आना था। समझे बात? क्लियर है भैया बात? अब इसके अलावा एक और याद रखना, बेरिलियम और लिख रहा हूं। बेरिलियम भी क्या बेटा? एक एम्फोटेरिक है, ये बेस से भी रिएक्ट कर जाती है और एसिड से भी रिएक्ट कर जाती है। तो ये 4 मेटल्स याद रखना जी हमारे पास। समझे बात? क्लियर है ना ये चीज? तो भैया पीछे यहाँ पे यही चीज लिखी हुई थी मैंने, यहाँ पे देखो, एसिड से रिएक्ट करवाया H2 गैस, जिंक को बेस से रिएक्ट करवाया, याद रखना ये डाइल्यूट ही है तब भी H2 गैस, और इन दोनों H2 गैस की जो रेशियो है वो कितनी है बेटा?
1:1 ही है हमेशा। और याद रखना डाइल्यूट ही होना चाहिए, कंसंट्रेटेड नहीं लेंगे, ना अल्कली कंसंट्रेटेड लेंगे ना ही एसिड कंसंट्रेटेड लेंगे, डाइल्यूट ही होना चाहिए हमारे पास। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर हुआ बेटा, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। हमने वाटर लिया और उस वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर दी। अब यह वाटर प्योर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी डालो, मतलब या तो एसिड डालो या फिर बेस डालो, या तो एसिडिफाइड वाटर लो या फिर क्या लो बेटा, बेसिक वाटर लो। क्योंकि भैया प्योर वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो पाएगी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी होगी ना जब वहां पे आयंस बनेंगे या वहां इलेक्ट्रॉन होंगे। प्योर वाटर तो बेटा डिसोसिएट ही नहीं करता, तो वहां पे आयंस बने, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, तभी इलेक्ट्रिक क्या होगी, इलेक्ट्रोलिसिस होगी। इसलिए वहां पे क्या करते हैं, एसिडिफाइड वाटर लेते हैं। तो हम क्या करें बेटा, एसिडिफाइड, यहां पे बता देता हूं, देखो हमने क्या लिया, एसिडिफाइड वाटर की क्या की, इलेक्ट्रोलिसिस की, समझना, ठीक है बेटा। वाटर की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एसिडिफाइड की, तो क्या बनेगा, H+OH-। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ही क्या होता है, लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन, ठीक है। देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड का मतलब क्या है बेटा, लिसिस वर्ड का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन। क्या होता है बेटा, टू ब्रेक डाउन। और इलेक्ट्रो वर्ड लिया गया है इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब क्या कर रहे हैं, किसी चीज को तोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, एसिडिफाइड वाटर में से मतलब पानी लिया और उसमें थोड़ा एसिड मिला दिया, और वहां पे हमने 2 इलेक्ट्रोड डाली और उन इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया जी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होकर वाटर ऐसे टूटेगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोड मैंने डाली है ना, वहां पे एक इलेक्ट्रोड तो होगी कैथोड, और कैथोड पे चार्ज क्या होगा बेटा, बोलेगा कोई, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कैथोड पे चार्ज क्या होता है, वहां पे होता है जी नेगेटिव चार्ज, ये याद रखना, नेगेटिव चार्ज है। तो बताओ जी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन भाग के जाएगा, पॉजिटिव। और याद रखो बेटा, यहां पे होता क्या है, रिडक्शन होता है सर, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, और इस पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। तो भैया H+ आया, रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन लेना। तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएंगे, H2 गैस बनाएंगे। तो कैथोड पे कौन सी गैस मिली बेटे, H2 गैस मिली। अब भैया वहां पे एक और इलेक्ट्रोड भी तो होगी जिसको हम बोलते हैं एनोड, इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और यहाँ पे होता है क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन जाएगा बेटा, नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे बेटा ये रिएक्शन याद रखना, 4OH नेगेटिव का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, ठीक है। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन निकल तो गए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो देखो यहाँ पे कौन सी गैस बनी, O2 गैस। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर कैथोड पे कौन सी गैस बनती है और एनोड पे कौन सी। तो भैया कैथोड पे बनती है हमारे पास हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे बनती है हमारे पास ऑक्सीजन गैस, और उनकी रिएक्शन ये मैंने तुम्हारे सामने लिख दी, ठीक है। तो दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है बेटा, अगर मान लो मुझे क्या बनानी है, बहुत ही प्योर 99.95% प्योर क्या बनानी है बेटा, क्या बनानी है बेटा, हमें प्योर हाइड्रोजन गैस बनानी है। तो उसके लिए क्या करो, इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो, किसकी बेटा, बैरियम हाइड्रोक्साइड की। ये क्वेश्चन है, इफ वी वांट टू प्रिपेयर 99.95% प्योर हाइड्रोजन, तो वो किसकी इलेक्ट्रोलिसिस से बनेगी, एसिडिफाइड वाटर की, बैरियम हाइड्रोक्साइड की, NaCl की, या फिर एक और दे देगा। तो किसकी से बनती है बेटा, याद रखना, बैरियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं, तो वहां पे क्या होगा बेटा, मेरे पास जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो 99.5% प्योर बनेगी। इतनी प्योरिटी की बनती है जी वो, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल है ये चीज भी, लेकिन याद क्या रखना है कि अगर बहुत ज्यादा प्योर हाइड्रोजन बनानी हो तो इस तरीके से बनाते हैं हम।
3 मेथड हो गए, ठीक है जी। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या कह रहा है बेटा, NaCl ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, NaCl का सॉल्यूशन है। अब उसकी भी क्या कर दो बेटा, तुम क्या कर दो इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर तुम जब एस ब्लॉक पढ़ोगे ना तो वहां पे NaOH का हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वहां पे भी क्या आता है बेटा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो वहां पे एक स्टेप ऐसा आता है जहां पे हाइड्रोजन गैस बनती है, तो वहां पे यही लिखा हुआ है क्या, इट इज ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। कि भैया ब्राइन सॉल्यूशन की जब मैं क्या करूं, इलेक्ट्रोलिसिस करूं, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब मैं प्रिपरेशन करता हूं, तो वहां पे एज ए बाई प्रोडक्ट मेरे पास क्या बनती है, H2 गैस बनती है। तो देखो Cl माइनस H2 गैस 2OH, ये तो क्या हो बेटा, एनोड पे हुई। देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, NaCl का सॉल्यूशन लिया मतलब एक्वा सॉल्यूशन है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा तो क्या बनेगा, Na प्लस Cl माइनस। अब एक्वस है तो मतलब पानी भी होगा, तो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होगी, क्या बनेगा, ये चीज बनेगी। ठीक है सर। अब बताओ जी, मेरे पास है कैथोड, कैथोड पे होना है रिडक्शन, क्या होना है बेटा, रिडक्शन, और इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो भैया नेगेटिव की तरफ कौन भागेगा, पॉजिटिव। तो अब दो दो पॉजिटिव हैं, अब जो इनमें से तेज भागेगा वो कैथोड पे पहुंचेगा, और कैथोड पे पहुंच के क्या कर लेगा, रिडक्शन। तो भैया Na प्लस और H प्लस में से तेज कौन भागता है, H प्लस भागता है। बताया था ना, H प्लस की मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्यों सर, क्योंकि वो हल्क मूवमेंट से चलता है सर, कूद कूद के चलता है सर। ठीक है, तो ये तेजी से भागेगा, तो कैथोड पे ये पहले पहुंचेगा, तो इसका रिडक्शन तो कर दो जी। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, H2 गैस बन गई जी। अब आया जी मेरे पास एनोड, एनोड पे चार्ज है सर पॉजिटिव, और यहां पे होना है क्या, ऑक्सीडेशन। अब भैया दो दो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब इनमें से कौन तेज भागेगा, तो वो भागने वाला तेज है जी Cl माइनस। ये कैसे कैसे पता चलता है कौन सा आयन तेज भागेगा कौन सा कम, देखो कंपटीशन इन दोनों में है, किसके लिए, एनोड के लिए। अब डिसाइड कैसे करें, ये तुम पढ़ोगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, जब तुम क्या पढ़ लोगे, SRP पढ़ दोगे ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है एक चीज, उसके बारे में जब पढ़ दोगे तब तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तब वहां देखना आएगा तुम्हें, लेकिन हाल फिलहाल के लिए ये याद रखो कि यहाँ पे Cl माइनस ज्यादा तेज भागता है। तो Cl माइनस कहाँ गया, एनोड पे गया सर, तो यहाँ पे क्या निकली, Cl2 गैस और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो वही चीज तो लिखे देखो, 2 Cl माइनस है, उसमें H2 गैस बनती है, और OH माइनस तो पानी में ही रहता है, ये तो वहीं पे बैठा रहेगा ना, क्योंकि ये तो भाग ही नहीं पाए तेज। तो H2 गैस और Cl2 गैस बनती है, तो Cl2 कहाँ बनी, एनोड पे, कैथोड पे क्या बनी, H2 गैस। तो ये ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कर दी। तो ये देखो जी, ये हमें क्या करके दिखा दी, ओवरऑल रिएक्शन लिख के दिखा दी इसकी। देखो Na प्लस भी बचा हुआ है और OH माइनस भी बचा हुआ है, इनका तो कुछ ही नहीं हुआ क्योंकि ये तो पहुंच ही नहीं पाई इलेक्ट्रोड के पास। बात समझ में आई। एक तरीका ये हो गया जी हाइड्रोजन बनाने का, क्या, वाया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। क्लियर बात, आगे बढ़ो। ये राजी, ये अच्छा इंपॉर्टेंट मेथड है, क्या है, रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कोक एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यील्ड हाइड्रोजन गैस। कि भैया कोई भी हाइड्रोकार्बन लो या फिर कोई भी कोक ले लो, कोक, कोक समझते हो ना, कार्बन सॉलिड को कोक बोलते हैं। अगर उसको मैं वाटर स्टीम से रिएक्ट करवा दूं, भाप, भाप बनाते हैं ना, कहते हैं ना कई बार जब जुकाम गला खराब तो स्टीम लो, ठीक है, तो ये वही स्टीम है। तो स्टीम की जब रिएक्शन करवाते हैं किससे बेटा, हाइड्रोकार्बन से, हाई टेम्परेचर पे, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वहां पे क्या बनती है मेरे पास बेटा, H2 गैस बनती है। तो ये जनरल रिएक्शन है बेटा, CnH2n प्लस 2 NH2O, ये स्टीम की फॉर्म में है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में नहीं है, भाप की फॉर्म में है। हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस बनती है। अब एग्जांपल देख लो, CH4 लिया, हाइड्रोकार्बन है, स्टीम से रिएक्शन करवाई, लिखा भी हुआ देखो गैस, गैस का मतलब क्या, स्टीम की फॉर्म में है यहाँ पे,
इतने टेम्परेचर उस पे क्या होगा बेटा, हमारे पास क्या बनेगी, CO और H2 गैस बनेगी। तो देखो ये CO के आगे 1 था, तो यहाँ पे कार्बन की वैल्यू क्या बेटा 1 ही है ना, N की वैल्यू 1 है, तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। H2 कितने बनेंगे 3, क्योंकि H2 कितना बनता है 2N+1, N की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 3 ही तो आएगा, तो 3H2 गैस बन गया। बोलो समझ में आई? ठीक है, हाइड्रोकार्बन को स्टीम से रिएक्ट करवा दो तो हमारे पास क्या बनती है बेटा, CO+H2 गैस बनती है। और यहाँ पे ये जो CO+H2 गैस बनी है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाटर गैस, या फिर हम क्या बोलते हैं बेटा, सिन गैस। सिन, यहाँ पे जो सिन है इसका मतलब क्या होता है बेटा, सिंथेटिक गैस। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा इसकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। इस गैस की हेल्प से ना हम क्या बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इसको सिंथेटिक गैस, सिंथेसिस गैस या फिर वाटर गैस या सिन गैस बोल देते हैं। ठीक है, तो सिन गैस का फॉर्मूला क्या है या वाटर गैस का फॉर्मूला क्या है, CO+H2। देखो दोनों गैस की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये तो क्या थी, हाइड्रोकार्बन से बनाई थी। लेकिन अगर मैं इस हाइड्रोकार्बन की जगह क्या ले लूं बेटा, सॉलिड कोक ले लूं और उसको स्टीम से रिएक्ट कराऊं, तब भी यही चीज बनेगी। देखो हाइड्रोकार्बन की जगह मैंने क्या लिया, सॉलिड कोक, स्टीम ली, टेम्परेचर दिया, तो क्या बनी बेटा, वाटर गैस ही तो बनी। यहां पे ये क्या है, वाटर गैस या सिन गैस ही तो है बेटा हमारे पास। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन का अब एक नाम है जिसको हम बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, क्या बेटा, ये रहा, इसको हम क्या बोलते हैं, कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। कब बोला भैया, देखो अगर मैंने खाली हाइड्रोकार्बन लिया हुआ है तब तो सिंपल रिएक्शन है। अगर इस हाइड्रोकार्बन की जगह मैंने कोक ले लिया, सॉलिड कार्बन ले लिया और उसको स्टीम से रिएक्शन करवाता हूं, तब मेरे पास वाटर गैस जो बनती है, उस रिएक्शन को क्या बोल देता हूं बेटा, मैं कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन बोल देता हूं। तो एक क्वेश्चन तो यही था, नीचे 4 रिएक्शन लिखी थी और पूछा था बताओ कौन सी कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन है। तो याद रखना, कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन में हम क्या लेते हैं बेटा, सॉलिड कॉक, वाटर स्टीम से रिएक्ट करवाते हैं, इतना टेम्परेचर, कोई यहाँ पे हमने कैटलिस्ट नहीं लिया, सिंपल। ठीक है, और क्या बन गई, वाटर गैस। तो इसको बोलते हैं वाटर गैस, और सॉरी कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। समझ में आई? ठीक है सर, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे देखो। अब भैया हम बना क्या रहे हैं, H2 गैस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा, H2 गैस बना रहे हैं। अब हम चाहते क्या है, देखो मैं आगे बता देता हूं। हमारे पास ये रिएक्शन हुई, हमारे पास ये रिएक्शन हुई बच्चे, टीम 1270 केल्विन, हमारे पास बना CO गैस प्लस H2 गैस। ये क्या है बेटा, ये आप कहोगे सर ये हुई हमारे पास कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन हुई। अब मैं क्या चाहता हूं बेटा कि H2 गैस की अमाउंट बढ़ा दूं, क्योंकि भैया जब मैं किसी चीज की प्रोडक्शन करता हूं तो मैं क्या चाहता हूं, उस चीज की प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, कुछ भी हो, प्रोडक्टिविटी हमेशा ज्यादा चाहता है जी इंसान। आई बात समझ में? तो भैया हम भी चाहते हैं यहाँ पे H2 गैस की अमाउंट बढ़ जाए, तो हम क्या करते हैं बेटा, ये जो वाटर गैस बनी यहाँ पे, इसको हम दोबारा रिएक्ट करवा देते हैं, किससे, H2O स्टीम से। दोबारा से इस पे से H2O स्टीम पास करते हैं, तो क्या होता है कि ये CO इस ऑक्सीजन को लेके क्या बना लेता है, CO2 गैस, और यहां से ये देखो H2 बनी, कुछ H2 पहले थी, ये H2 और यहां पे जाके बन जाती है, तो H2 की अमाउंट क्या हो गई बेटा हमारे पास, अब अमाउंट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो भैया ये जो रिएक्शन हुई ना, ये जो हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखी, वाटर गैस मतलब कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन ने क्या किया, वाटर गैस बनाई, उस वाटर गैस को मैंने किससे रिएक्ट करवाया, दोबारा वाटर स्टीम से, और क्या बन गई, CO2 और H2O। तो ये जो रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से फ्रेम हुए हैं कि वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या है जी। तो वहां पे तुम्हें ऐसी रिएक्शन देखनी पड़ेगी जहां पे वाटर गैस को मैं रिएक्ट करवा रहा हूं H2O स्टीम से, और क्या बने, CO2 और H2 बने। कोल गैसिफिकेशन बोले तो क्या देखना पड़ेगा, कार्बन सॉलिड H2O स्टीम से रिएक्ट कर रहा है 1270 केल्विन पे, और हमारे पास क्या बनता है, वाटर गैस बनती है, तो उसको बोलेंगे कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन।
समझ में आई बात? अब यहाँ पे ये जो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है ना बेटा, एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, FeCrO4। ये है जी आयरन क्रोमेट। क्या है? आयरन क्रोमेट है। तो ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो इसकी प्रेजेंस में होती है जी हमारे पास क्या, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। या फिर क्या होता है बेटा, इस आयरन क्रोमेट को ना मैं इस फॉर्म में भी दिखा सकता हूं, देखो Fe2O3 एंड Cr2O3। बेसिकली Fe2O3 और Cr2O3 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, FeCrO4 ही बनाएंगे। तो देख सकते हो अब यहां तक क्या हुई थी बेटा, वाटर गैस बन गई थी। ये क्या थी, कॉल गैसिफिकेशन रिएक्शन है। फिर क्या कहते हैं, देखो द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिन गैस मिक्सचर विद स्टीम। भैया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है H2, ये H2 है। अच्छा ये H2 गैस है, इसने पूरा नहीं लिया, यहाँ पे पूरा वो भी लिखो, ये H2 गैस भी है, वाटर गैस को ही करवाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ये स्टीम है, कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट क्या है यहाँ पे बेटा मेरे पास Fe2O3 और Cr2O3 है। ठीक है, या फिर इसकी क्या लिख सकता हूँ बेटा, कैटलिस्ट की जगह मैं FeCrO4। एक ही बात है, ये दोनों रिएक्ट करके यही बनाते हैं। अब तुम्हें ऑप्शन में कोई एक ही दिया होगा, या तो ये लिखा होगा या फिर ये दोनों लिखे होंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या बन गई, CO2 गैस और H2 गैस बन गई। बोलो जी, क्लियर है बात, समझ में आई? ठीक है सर, ठीक है। और देखो इसको क्या बोल दिया, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोल दिया। क्या बोल दिया, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोल दिया। अब आगे की कहानी, अब भैया H2 गैस बन गई, CO2 गैस बन गई। ठीक है, लेकिन भैया एक बात बताओ, हमें चाहिए क्या, हमें तो H2 गैस चाहिए सर। क्या चाहिए बेटा, हमें H2 गैस चाहिए सर। तो भैया अब दो दो गैस बन रही हैं मेरे पास, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो H2 गैस बनी है इसको अलग करना पड़ेगा। अब इसको अलग कैसे करें सर? भैया तुमने क्या किया, तुमने आटा लिया, उससे तुमने परांठे भी बनाए और रोटियां भी बनाई, और मिक्स करके, तुम्हारा खाने का दिल क्या परांठे, तो तुम पराठा ही निकालोगे ना, रोटी को क्यों छूगे, रोटी को वहीं छोड़ दोगे। तो सेम कहानी यही, हम ये जो रिएक्शन करवा रहे हैं किसके लिए करवा रहे हैं, H2 गैस बनाने के लिए। तो एंड में मुझे H2 गैस को सेपरेट करना पड़ेगा ना, तो मुझे CO2 गैस को यहां से निकालना है। तो भैया अब किन किन तरीकों से मैं इस CO2 और H2 गैस को अलग अलग कर सकता हूं, अब वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जी, इनको अलग करने का मेथड पढ़ रहे हैं। पहला, यहां पे क्या डाल दो बेटा, यहां पे KOH डाल दो। ये KOH क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा CO2 गैस को। भैया जैसे ही मैं CO2 गैस और H2 गैस के मिक्सचर को KOH के सॉल्यूशन के ऊपर से पास करवाऊंगा ना, तो वो KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, खाली H2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो क्या हो जाएगी, CO2 को तो ये पकड़ लेगा, और जो वहां से गैस बाहर निकलेगी वो क्या होगी, H2 होगी। कर लिया सेपरेट, पहला तरीका। दूसरा, अप्लाई हाई प्रेशर। जैसे ही प्रेशर हाई अप्लाई करूंगा तो भैया यहाँ पे जो CO2 गैस है ना, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और H2 तो गैस की फॉर्म में ही रहेगी। ये चीज तुम पढ़ोगे अभी जो तुम्हारा चल रहा है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का एक टॉपिक आएगा, तो तुम्हें वहां पे समझ में आ जाएगा कि भैया प्रेशर हाई अप्लाई करने पे CO2 ही क्यों लिक्विफाई हुई, H2 क्यों नहीं हुई। तो ये सर तुम्हें बताएंगे, ये स्टेट्स ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इतना समझ लो कि भैया जैसे ही CO2 और H2 गैस जिस कंटेनर में है, मान लो वहां पे हाई प्रेशर अप्लाई किया, तो CO2 गैस तो लिक्विफाई होकर नीचे लिक्विड की फॉर्म में बैठ जाएगी, और CO2 गैस रहे वहां पे H2 गैस ऊपर भटकती रहेगी। जैसे ही कंटेनर खोलूंगा H2 गैस बाहर, और CO2 गैस वहां पे लिक्विड फॉर्म में पड़ी रहेगी। तो क्या होगी, अलग कर लिया। तीसरा क्या है, और यही इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट पूछा गया था बेटा, ठीक है, कि क्या ले लो, सोडियम आर्सेनाइट ले लो जी। क्या ले लो, सोडियम आर्सेनाइट लो। ये सोडियम आर्सेनाइट क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। KOH भी एब्जॉर्ब करता है CO2 को, और सोडियम आर्सेनाइट भी करता है। ये सोडियम आर्सेनाइट जैसे ही मैं वहां पे डालूंगा, तो ये CO2 को पकड़ लेगा,
H2 गैस को नहीं पकड़ेगा तो H2 गैस अलग हो जाएगी मेरे पास। तो ये हैं वो 3 तरीके जिससे मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, इस CO2 और H2 गैस को अलग अलग कर सकता हूँ। बोलो समझ में आई बात? चलें आगे, चलें आगे, चलो जी आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है बेटा, देखो जी अब क्या करना है बेटा, हमें बॉस प्रोसेस करनी है। ठीक है, तो बॉस प्रोसेस के अंदर क्या करना है बेटा, हमें सिंपल है, जो हमने क्या की थी बेटा, हमने कॉल गैसिफिकेशन रिएक्शन की थी ना, सेम वही रिएक्शन है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। बॉस एक साइंटिस्ट था, उसने किया था, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, बॉस प्रोसेस बोल दिया। क्या है, कार्बन सॉलिड लिया हमने, किससे रिएक्ट करवाया बेटा, H2O स्टीम से। तो बताओ जी क्या बनेगा, आप कहोगे सर यहाँ पे CO गैस प्लस H2 गैस बनेगी, ये वाटर गैस बन गई। क्या बन गई जी, वाटर गैस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे बेटा, फिर हम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन करते थे, फिर से H2O स्टीम से रिएक्ट करवाया, क्या बन गया, CO2 गैस और H2 गैस बन गई सर हमारे पास, ये चीज बन गई जी हमारे पास। ठीक, अब क्या करते हैं बेटा, बॉस प्रोसेस के अंदर अब जैसी ये चीज बनी ना, हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं 20 ATM से 25 ATM तक का। हाई प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है बेटा एटमॉस्फेरिक 1 ATM, हम कितना कर रहे हैं बेटा 20 ATM से 25 ATM। तो ये प्रेशर अप्लाई करने का हमारा रीजन क्या है कि भैया यहाँ पे ये जो CO2 गैस है ना ये अलग हो जाए। तो जैसे ही मैंने ये प्रेशर अप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो बेटा, CO2 गैस तो लिक्विफाई होगी और H2 गैस हमारे पास एज इट इज बच गई। ठीक है, तो ये CO2 निकल गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया साइंटिस्टों ने ये कहा कि भैया ये जो तुम रिएक्शन करवा रहे हो ना, जरूरी नहीं है कि जितनी CO गैस यहाँ पे प्रेजेंट है वो सारी की सारी H2O से रिएक्ट करे और किस में कन्वर्ट हो जाए, CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है। ठीक है भाई, जरूरी थोड़ा ना जितना तुम रिएक्टेंट डालो सारा का सारा रिएक्ट ही करे। तो साइंटिस्ट ये कहते कि भैया ठीक है, जितनी CO2 बनी थी वो इस टेम्परेचर पे तो अलग हो, इस प्रेशर पे तो अलग हो जाएगी लिक्विफाई होके, लेकिन हो सकता है कि कुछ CO ने यहाँ पे रिएक्ट ना किया हो और वो CO यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो उसको भी तो अलग करना है। तो फिर साइंटिस्ट कहते जी क्या करो, अब यहाँ पे तुम 200 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लगा दो। फिर जैसे ही CO2 लिक्विफाई हुई तो 200 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लगा दो। अब वो प्रेशर क्या करेगा कि यहाँ पे जो मेरे पास CO होगी वो लिक्विफाई हो जाएगी और H2 गैस अभी भी लिक्विफाई नहीं होगी। तो जो यहाँ से CO गैस बच के आ गई थी, जो रिएक्शन के अंदर नहीं गई थी, वो लिक्विफाई हमने यहाँ पे कर दी। अब ये CO गैस क्या है बेटा, बड़ी ही बेकार है, बहुत गंदी गैस है जी। गंदी क्यों है, अब साइंटिस्टों ने फिर ये भी पाया कि भैया हो सकता है कि इस प्रेशर से भी कुछ गैस मेरी लिक्विफाई ना हो पाए CO, तो उसको भी तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट कहते जी तो अब इस मिक्सचर को क्या करो, मान लिया कि यहाँ पे सारी CO गैस लिक्विफाई नहीं हुई, तो अब इसको निकल की प्रेजेंस में इस H2 और जो CO गैस यहाँ थोड़ी बहुत बची होगी उसको पास करो इस पे से। जैसी H2 गैस और CO गैस यहाँ से पास होगी निकल के ऊपर से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, ये जो CO गैस है ना CH4 में बदलेगी, H2O बनेगा और H2 गैस बच जाएगी। अब भैया देखो कुछ CO गैस बची होगी यहाँ पे, वो क्या करेगी, इस H2 से रिएक्ट करेगी और CH4 लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, और कुछ H2 मेरा किस में आ जाएगा, H2 में। तो ये दोनों लिक्विड हुए, मतलब बची खुची जो CO गैस थी वो मैंने यहाँ पे रिएक्ट करवा के इस फॉर्म में ले आया, और H2 ये तो लिक्विड बनते ही हैं, इनको तो मैं बाहर कर दूंगा। ठीक है, और अब यहाँ पे ये जो H2 बची है, ये क्या बची है बेटा मेरे पास, प्योर बची है। अब इस H2 को हम कहां पे यूज कर सकते हैं बेटा, हेबर्स प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। कहां यूज कर सकते हैं, हेबर्स प्रोसेस में। अब तुम कहोगे सर हेबर्स प्रोसेस में तो यहीं से निकाल लेते, क्या दिक्कत थी, CO गैस पड़ी रहती वहां। तो भैया ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हेबर्स प्रोसेस के अंदर मुझे H2 गैस चाहिए ना, उसके अंदर अगर कोई भी CO गैस प्रेजेंट होगी, मान लो यहीं से उठा के मैंने ये H2 गैस उठा के डाल दी, हेबर्स प्रोसेस क्या होती है, अमोनिया बनाते हैं ना हम इससे, ये वाली प्रोसेस होती है जी, N2 + H2 गिव्स अमोनिया। ठीक है, तो भैया मान लो ये H2 गैस मैंने यहां से उठा के डाल दी, अगर उस H2 गैस के अंदर कुछ भी CO गैस प्रेजेंट हुई तो वो CO गैस इस रिएक्शन को होने ही नहीं देगी।
रोक देगी, पॉइजन का काम करेगी इसके लिए। इसीलिए इस CO गैस को हमें यहाँ से कंप्लीटली निकालना होता है। तो कुछ CO गैस तो मैंने किस फॉर्म में निकाल दी यहाँ पे, CO2। बाकी CO गैस किसके फॉर्म में निकाल दी, लिक्विड। अगर अब भी कुछ बच गई तो यहाँ से पास कर दी, और यहाँ से आने के बाद कोई CO गैस नहीं बचेगी। अब जो यहाँ से H2 आएगी वो प्योर आएगी, जिसको मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, हेबर्स प्रोसेस के अंदर यूज कर सकता हूँ। तो ये क्या है बेटा, हमारे पास बॉस प्रोसेस है। समझे बात? ठीक है, तो बॉस प्रोसेस किस लिए नीड की जरूरत पड़ी, ये समझ में आया तुम्हें, ताकि प्योर H2 गैस मिले हमें। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये जो CO गैस है बेटा, ये किसका काम करती है हमारे पास, पॉइजन का काम करते हैं। पॉइजन इन हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस के अंदर ये पॉइजन का काम करेगी और अमोनिया गैस की फॉर्मेशन को रोक देगी। ठीक है, समझ में आई? चलो जी, नेक्स्ट है जी लेंस प्रोसेस। अब ये लेंस प्रोसेस क्या होती है सर? ठीक है, लेंस प्रोसेस में क्या करते हैं बेटा, हमने आयरन सॉलिड लिया, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, वाटर स्टीम से, एट अ टेम्परेचर ऑफ 550 डिग्री सेल्सियस टू 800 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, यहाँ पे H2 गैस बनती है और Fe3O4, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड। ये चीज बनती है। ये है जी हमारी क्या, लेंस प्रोसेस। लेंस प्रोसेस में क्या करना है, आयरन लो, इतना टेम्परेचर दो, वाटर स्टीम पास करो उस आयरन पे से, H2 गैस बनेगी और साथ में क्या निकलेगा, मैग्नेटिक ऑक्साइड। तो भैया एक टाइम के बाद क्या होगा, सारा का सारा आयरन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्रोसेस रुक जाएगी, क्योंकि आयरन किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, Fe3O4 में। तो अब हमें क्या करना है बेटा, इस Fe3O4 को वापिस से आयरन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, आयरन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा, हम इस Fe3O4 को रिएक्ट करवा देते हैं वाटर गैस से। जैसे ही हम इसको वाटर गैस से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, आयरन सॉलिड प्लस CO2 प्लस H2O। मतलब ये CO और H2 इस ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेते हैं। ये CO इस ऑक्सीजन को निकालता है CO2 की फॉर्म में बाहर, बाकी जो ऑक्सीजन बची हाइड्रोजन उसको लेता है और H2O की फॉर्म में बाहर निकाल लेता है। तो यहां से मेरे पास क्या होता है, फ्री आयरन आया था, वो सॉलिड आयरन आया। अब ये सॉलिड आयरन दोबारा से यूज हो सकता है इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भैया यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक ऑक्साइड बना, इसको वापिस तुम रीयूजेबल आयरन सॉलिड के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो बेटा, उस मैग्नेटिक ऑक्साइड को वाटर गैस से रिएक्ट करवा दो, बस। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये क्या थी बेटा हमारे पास, लेंस प्रोसेस। इस प्रोसेस से भी क्या बना रहा हूं बेटा, मैं H2 गैस बना रहा हूं। हाँ जी, क्लियर है ये बात? ठीक है, समझ में आई ये चीज? चलो जी, चलो चलो। तो भैया यहां तक हमारी क्या हो चुकी है बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन हो चुकी है। ठीक, आज यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे। ठीक है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर देख लेंगे क्या होता है, और H2O। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो जितना मैंने आज पढ़ाया उसको पढ़िएगा और लिख के देखिएगा, ताकि सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएं। क्लियर है बात? तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।